Right. So today we are starting with the economy part of November current affair magazine of Vision. तो पहला आर्टिकल इसमें देखिए, म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग. सो अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग, तो इसलिए ये पूरा जो टॉपिक है ये न्यूज में है. ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हो, वी हैव 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट, देन यू हैव अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं या जो थर्ड टीयर है या लोकल गवर्नमेंट जो है, इसको पैसा कैसे आता है? ठीक है, तो पैसा इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से थ्रू ग्रांट्स मिलता है. स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन्हें कुछ पावर्स असाइन किए गए हैं जिसके थ्रू ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रोविजंस इनको ऑलरेडी दिए गए हैं जिसके अंडर ये लोग खुद से भी पैसा जनरेट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ग्रांट्स और द मनी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या मिलता है? टैक्स डेवल्यूशन होता है. ठीक है, फाइनेंस कमीशन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए कुछ ग्रांट्स भी रिकमेंड करती है. फाइनेंस कमीशन और भी कई तरह की ग्रांट्स इनको प्रोवाइड करती है अपार्ट फ्रॉम स्कीम रिलेटेड ग्रांट. ठीक है, कई स्कीम्स के अंदर डायरेक्टली पैसा दिया जाता है इन लोगों को. ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे लोकल बॉडीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पैसा मिलता है. देन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इनको कैसा पैसा या रेवेन्यू मिलता है? तो इट इज थ्रू टोल्स, टैक्सेस, ड्यूटीज एंड फीस कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ लोकल बॉडीज. वो इनको दे दिए जाते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट या कोई लोन है वो इनको डायरेक्टली दिया जाता है. नेक्स्ट, अपने लेवल पे ये क्या क्या करते हैं? ठीक है, तो अपने लेवल पे इनको पैसा बाहर से भी मिल सकता है, कई बार एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आता है. जैसे कि कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक कई बार फंडिंग कर देता है, कई डोनर एजेंसीज इनको फंडिंग कर देती है. ठीक है, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इस टाइप के भी जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज हैं, वो इनको फंड कर देते हैं. नेक्स्ट, इंटरनली इनके पास खुद के क्या मैकेनिज्म है टू जनरेट रेवेन्यू? तो देखो, इनके पास लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या नॉन टैक्स के अंदर कुछ रेंट्स फीस होगी. ठीक है, जैसे अगर आप गोवा वगैरह में जाओगे तो यू विल फाइंड कि वहां पे हर विलेज पंचायत ने कुछ पार्किंग फी लगा रखा है. ठीक है, उस पार्किंग का कुछ हिस्सा जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जा रहा है वहां पे. ठीक है, तो ऑल्दो ये सिस्टम ऑल अक्रॉस इंडिया यूनिफॉर्म भी नहीं है और ना उतना कॉम्प्रिहेंसिव या जितना अच्छे से गोवा का है उतना अच्छा नहीं है. बट स्टिल ये भी एक तरीका है जिससे ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्दो वो कर नहीं पाते, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट इश्यू है, बट इनके पास पावर है कि वो इस तरीके से वो एग्रीकल्चर टैक्स वगैरह लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है इसके अंदर. नेक्स्ट, अभी ये जो फर्स्ट रिपोर्ट निकाली है आरबीआई ने म्यूनिसिपल फाइनेंसेस के ऊपर, जो पूरा एनालिसिस किया है, इसके अंदर इंडिया के अक्रॉस जो 201 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको एनालाइज किया गया है कि उनका कैसे रेवेन्यू मॉडल जो है वो वर्क करता है. सो यहाँ पे हम फाइनेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं. तो अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 का, दैट वाज फॉर पंचायती राज, एंड 74th वाज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी वाला जो प्रोविजन आया ये 12th शेड्यूल में ऐड हुआ. ठीक है, और ये अर्बन लोकल बॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है एज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, या इन जनरल हम कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी लाने के लिए हम लोग इसको लेके आए. ठीक है, अब कुछ फंक्शन जो है मैंडेटरी बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व करने हैं टू द म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन टोटल 18 है. ठीक है, यहाँ ये नंबर जरूर याद रखना बिकॉज कई बार कंपैरिजन के लिए पूछा जा सकता है. तो एक सवाल में ही छोटा सा यही पूछ लेता हूँ कि पंचायती राज में कितने फंक्शनल आइटम्स हैं 11th शेड्यूल में? 18। अरे 18 तो यार म्यूनिसिपैलिटीज में सामने ही लिखा है ना. 29 है क्या? करेक्ट, 29 है. करेक्ट करेक्ट, 29 है. तो याद रखना ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में. वहां थोड़े फंक्शनल आइटम ज्यादा है, यहाँ पे फंक्शनल आइटम कम है. ठीक है, उसमें फिर वॉलेंट्री कंपल्सरी वो वाला प्रोविजन अलग अलग हो जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेकिन ये इतनी सारी फंक्शंस जरूर दे दिए गए, लेकिन जो फाइनेंस का जो बात है उसको प्रॉपरली कहीं डिस्कस नहीं किया गया था. ऑल्दो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने को बोला गया था,
लेकिन फाइनेंस कितना जाना चाहिए इसके ऊपर कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं डाला गया था इस अमेंडमेंट एक्ट में। तो कहने का मतलब आप ब्रीफली ऐसा बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो इनफेक्टिव कर दिया पूरे के पूरी म्यूनसिपैलिटी इंस्टीट्यूशन को, ये फाइनेंस वाला पार्ट नहीं डाल के, ठीक है। फर्दर इससे एक और चीज हुई कि हर स्टेट का जो म्यूनसिपल फाइनेंस का जो पूरा सेटअप है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि आपने एक यूनिफॉर्म एक्ट बनाया नहीं था। उसके चलते देयर इज अ ह्यूज मिसमैच अक्रॉस द फंक्शंस असाइंड टू अर्बन लोकल बॉडीज, और जो उन्हें उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो वो एक तो इशू क्रिएट करता है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें म्यूनसिपल फाइनेंस की, तो अभी जो कंबाइंड बजट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बजट है उनसे। इसको अगर आप कंपेयर करोगे लेट्स से लंदन का जो मेयर का या जो म्यूनसिपैलिटी का जो बजट है उससे कंपेयर करोगे, तो हमारे इंडिया में कंबाइंड भी कर देंगे तो शायद लंदन के जो म्यूनसिपैलिटी का ब्रिज है वो सॉरी लंदन के जो म्यूनसिपैलिटी का जो बजट है उसको मैच नहीं कर पाएंगी, हमारी सारी लोकल बॉडीज मिल जाए तो ये साइज डिफरेंसेस को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, ठीक है। फिर कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं देखने को मिला म्यूनसिपल रेवेन्यू में, और कोई ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपल रेवेन्यू हैज चेंज कंसिडरेबली ओवर टाइम विद इंक्रीज रिलायंस ऑन ट्रांसफर, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा आता है उसी पे मैक्सिमम रिलायंस है, उनका खुद का रेवेन्यू जनरेट करने का कैपेसिटी नहीं है। उसमें आप कह सकते हो कि या तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों के अंदर, या फिर उनकी इनकेपेसिटी है, ठीक है। जो लीडर्स चुन के गए हैं उनकी इनकेपेसिटी है, उनमें प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है कि वो ये चीजें एनफोर्स करा सके, ठीक है। नेक्स्ट, अब नीड क्या पड़ी है म्यूनसिपल सिस्टम के फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने की म्यूनसिपैलिटीज के लिए। तो पहला, अर्बनाइजेशन। एज यू नो, इंडिया में 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर लिविंग इन सिटीज। प्रॉब्ली बाय दिस 2021 वाला जो सेंसस आना था, जो कि नहीं आया बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, डिले हो गया। तो प्रॉब्ली उसमें अगर आएगा तो विल फाइंड क्या ये जो नंबर है शायद 40% तक बढ़ गया होगा, कि 40% ऑफ द इंडिया लिव्स इन सिटी। तो ऐसे में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है, एंड वहां पे हमें म्यूनसिपैलिटीज, अगर उनके पास फंडिंग होगी तो ही हम उस चीज को इफेक्टिवली कर पाएंगे। नेक्स्ट, असेंशियल सर्विसेज है। बहुत सारे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सिटीज के अंदर चाहिए, जो कि अभी करंटली जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसके अनुसार या उसको केटर करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में हमें बहुत सारी एसेंशियल सर्विस है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गए, इन सबको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे एसेंशियल सर्विसेज को देने के लिए भी म्यूनसिपैलिटीज के पास पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इन्फ्रिंज हो जाती है, ठीक है। और वो इन्फ्रिंज हो जाती है तो इफेक्टिवली वो अपनी जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इशू है, क्योंकि जब तक इनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं होगी तब तक वो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी एमसीडी का इलेक्शन हुआ था, दिल्ली दिल्ली एमसीडी, ठीक है, उसका इलेक्शन हुआ था। तो वहां पे आपने सुना ही होगा न्यूज में बार बार कूड़े के पहाड़ के बारे में हो रहा था जिक्र, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं फंडिंग इतनी नहीं है कि वो प्रॉपर मेजर्स डिप्लॉय कर सके, ताकि वो जो वेस्ट है उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट हो सके। नेक्स्ट, डिस्पोजल या टैकलिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब पैसा होगा तब ज्यादा बेहतर ये कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रीजंस क्या है वीकर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज की, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कि वो प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं मेंटेन करते, वो कैश में पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको चला रहे हैं, यानी बिल वगैरह नहीं काट रहे या बिल ले नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कह सकते हैं करप्शन भी है, जिसकी वजह से ये डेटा प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है। फिर कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, ठीक है, कोई यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो म्यूनिसिपैलिटीज उनके अकाउंट को चेक कर सकें, ठीक है।
नेक्स्ट, लीगल हर्डल एक बहुत मेजर इशू होता है, बिकॉज म्यूनिसिपैलिटी जो है इंडिया के अंदर, दे आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू मेंटेन सरप्लस बजट। ठीक है, सरप्लस मतलब उनके पास हाथ में पैसा होना चाहिए। ये चीज हमारा जो सेंटर का बजट है उसमें नहीं होता। हमारा जो सेंटर का बजट होता है उसमें आर एम इज के बजट डेफिसिट जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना पैसा बजट में रेवेन्यू के थ्रू आया है उतना ही पैसा एक्सपेंडिचर में खर्च होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये माना जाता है कि म्यूनिसिपैलिटीज के पास कुछ पैसा सरप्लस में होना चाहिए। ठीक है, जो विच हिंडर्स देयर एबिलिटी टू टैप कैपिटल मार्केट सफिशिएंटली। ठीक है, टू सप्लीमेंट देयर रेवेन्यू। तो ऑलरेडी वो पैसा है इनके पास, तो फिर इनको कहीं ना कहीं इंसेंटिव नहीं मिलता कि कैपिटल मार्केट में जाएं और वहां से पैसा उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स रिजीम जो है वो, जब जीएसटी आया था तो उससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स अगर आपने सुना हो। ठीक है, हिंदी में उसको शायद चुंगी टैक्स बोलते थे। ठीक है, क्या आप एक म्यूनिसिपैलिटी एरिया में से दूसरी म्यूनिसिपैलिटी एरिया जाते थे या किसी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में एंटर करते थे कोई व्हीकल, तो उसे वो ऑक्ट्रॉय टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब वो चीज हटा दी गई है, जीएसटी ने उसे सब्ज्यूम कर लिया है, तो इस तरीके से उनकी वो वाली जो पावर है वो कम हो गई है। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं एस्टेब्लिश किए। ठीक है, ऑल्दो स्टेट फाइनेंस कमीशन मैंडेटेड है थ्रू द एक्ट, बट स्टिल बहुत सारे स्टेट्स ने इसको रेगुलर टाइम में सेटअप नहीं करते, टाइमली मैनर में इसको सेटअप नहीं करते, दैट इज इन एवरी 5 years। तो ये कुछ इश्यूज हैं। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज जो है बॉन्ड मार्केट में या बॉन्ड निकालती हैं। ठीक है, जैसे कि मुंबई ने निकाला है, बैंगलोर में निकाला है, लखनऊ म्यूनिसिपैलिटी ने भी बॉन्ड्स निकाले। ठीक है, तो ये इनोवेटिव तरीके तो है पैसा लाने के, लेकिन अभी इंडिया में बहुत नेसेंट स्टेज पे है, यानी बहुत गिनी चुनी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने इसको यूज किया है, और बहुत गिने चुने इन्वेस्टर्स हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनएफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, और सबसे मेजर रीजन हमारे जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसी रीजन के कारण है। ठीक है, हाउस टैक्स देना पड़ता है हमें या प्रॉपर्टी टैक्स हमें देना पड़ता है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के लोग उसे प्रॉपरली कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें ओईसीडी कंट्रीज में, तो वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बहुत हायर है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर हम शायद परसेंटेज वाइज देखें तो इंडिया में जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो शायद सिंगल डिजिट में है। वहीं जो ओईसीडी कंट्रीज है वहां पे ये एज हाई एज 30% है टैक्स कलेक्शन थ्रू दिस प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट, जो अलोकेशन बोला जाता है या रिकमेंड किया जाता है बाय द फाइनेंस कमीशन और द स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका एक्चुअली में जो ग्रांट मिलता है उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट है जो आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब स्टेप्स क्या ले सकते हैं या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो पहला तो कैपिटल मार्केट में और पेनिट्रेट करो। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं उसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि उन म्यूनिसिपल बॉन्ड से जो पैसा है उसे स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू यूज किया। नेक्स्ट, पूल्ड फाइनेंसिंग कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं एंड कुछ अर्बन लोकल बॉडीज बहुत ज्यादा छोटी है, ऐसे में वो इफेक्टिवली कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज के जो बॉन्ड है उनको क्लब कर लेते हैं, यानी पूल कर लेते हैं, और फिर बॉन्ड्स इश्यू करके और फिर फंडिंग जुटाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम फंड जुटा पाएंगे एट अ चीपर रेट। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग ऑफ यूएलबीज। ठीक है, तो इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में आगे भी पढ़ेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या काम होता है। यहाँ में ब्रीफ इतना जान दो कि ये बॉन्ड्स को रेट करती है, जिससे इन्वेस्टर को पता लगता है कि वो जो बॉन्ड है वो कितना सेफ है। जितना सेफ बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग। ठीक है, सो अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनको रेट करती है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल फील इंसेंटिवाइज। ठीक है, उन्हें लगेगा कि अगर कोई अच्छा बॉन्ड आया तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, प्रमोशन होगा रेटिंग एजेंसीज के थ्रू इन अर्बन लोकल बॉन्ड्स का। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कर सकते हो। जो एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें डबल एंट्री बोलते हैं, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट रहता है, इस टाइप का हम लोग सभी म्युनिसिपल बॉडीज के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनका ऑडिट करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ताकि कोई करप्शन किया भी है तो उसे पकड़ा जा सके। लास्टली, डिजिटाइजेशन है।
तो बहुत सारे ई गवर्नेंस टूल आ गए जिनके थ्रू हम लोग जो म्यूनसिपैलिटीज की सर्विस है उन्हें ऑनलाइन ले जा सकते हैं। जैसे कि उमंग एक ऐप है जिसके थ्रू आप अर्बन लोकल बॉडीज की सर्विसेज भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे ही और ई गवर्नेंस सिस्टम्स को या इनिशिएटिव्स को डिप्लॉय कर सकते हैं टू इफेक्टिवली डिजिटलाइज एंड increase the ease of living for the people. ठीक है। So these were some of the points related to the municipal financing. इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो अभी कर सकते हो आप, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। So what ठीक is है। this vacant land tax? वेकेंट लैंड मतलब जैसे अभी आपने पॉलिसी सुना होगा, एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है। तो गवर्नमेंट वाज डूइंग लाइक बहुत सारे लैंड गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के पास फ्री पड़ा है। ठीक है। वहां पे उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उस वेकेंट प्रॉपर्टी को हम लोग यूज में लाएं। ठीक है। ये एसेट मोनेटाइजेशन था। लेकिन लोकल बॉडीज के पास भी सिमिलरली बहुत सारा लैंड जो है वेकेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे वेकेंट लैंड के ऊपर हम लोग कर सकते हैं कि उसके ऊपर भी हम लोग टैक्सेस लगाएं। ठीक है। कि लेट्स से कोई नया बायर उसको खरीदने आता है तो वो ही शुड पे दैट टैक्स, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं इस टाइप की जो वेकेंट पड़ी है उनको हम और किसी पर्पस के लिए यूज करें। ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे और नए नए तरीके हैं लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग के, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे स्टैम्प ड्यूटी है। ठीक है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको एक स्टैम्प ड्यूटी करवानी पड़ती है, और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट से ये चीज शेयर कर सकती है। तो इस तरीके से लैंड से बेस्ड फाइनेंसिंग बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है। और इनके पास सबसे बड़ा एसेट ये वेकेंट लैंड ही होता है। तो इस तरीके से लोकल बॉडीज हैं वो फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं थ्रू लैंड बेस्ड फाइनेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा अभी। Okay, sir. So moving on with this next topic, report of expert committee on स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम काफी इम्पोर्टेंट है, सो थोड़ा अटेंटिव होकर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है स्वामित्व स्कीम पर एक रिपोर्ट जारी किया इन लोगों ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। सो देयर वी गॉट दिस रिपोर्ट। So before moving on, what was about in the report, let's see what exactly is Swamitva scheme. Swamitva stands for Survey of Villages, Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. हमारे विलेज एरियाज में मैपिंग होगी, सर्वे करे जाएंगे आपके जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करते हुए, और ये टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कंप्लीटली फंडेड बाय सेंटर गवर्नमेंट एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो दीज आर द 3 टेक अवेज फ्रॉम दिस फर्स्ट पैराग्राफ। और क्या है, इसको लॉन्च क्यों किया गया? आपकी जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, स्पेशली रूरल इनहेबिटेड एरियाज में, उसकी क्लैरिटी आएगी कि किसकी एक्चुअल ओनरशिप है। इस स्कीम के थ्रू आपको प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि लिखा रहता है कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में किसको बिलोंग करती है, हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और हाउस होल्ड, सो टू से। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, कोलैबोरेटिव एफर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो रहेगा ही क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री है इस इम्प्लीमेंटेशन में। और कौन कौन से हैं? स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहेगा आपका, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट रहेगा, और सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। और ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट का, 1767 में इसको सेटअप किया गया था, इसलिए ओल्डेस्ट है। फाइनेंशियल आउटले क्या है इस स्कीम का? 566 करोड़ इसको दिए जाएंगे इस स्कीम के अंदर 5 सालों के लिए, 2020 से 2025 तक के लिए। इस स्कीम में क्या क्या होगा? ओके, बिफोर मूविंग ऑन की स्कीम में इन्वॉल्वमेंट किन किन चीजों की है, लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। तो ये क्रिएट करेगा आपका एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स रूरल प्लानिंग के लिए,
कि कहाँ पर हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और भी बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड को लेकर, इन सबको ये खारिज करेगा और एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा। इनेबल करेगा रूरल सिटीजन्स को, वो अपनी प्रॉपर्टी को एज अ फाइनेंशियल एसेट यूज कर सके। अभी तक क्या होता था, क्योंकि उनके पास लैंड तो है पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर, तो बैंक्स जो है लोन देने से मना कर देते थे, तो उनके पास वो प्रॉपर्टी होने का भी कोई फायदा होता नहीं था, जो कि अब होगा। दे कैन यूज इट एज द फाइनेंशियल एसेट. Next is it is going to support preparation of a better quality ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. डिटर्मिनेशन होगा प्रॉपर्टी टैक्स का. अभी तक रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली कोई प्रॉपर्टी टैक्स वाली चीज इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब वो इन रोल आएगी जब हमारे पास प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वगैरह होंगे, हमें पता होगा कि किसकी कितनी लैंड है और वो किस टैक्स परव्यू में आता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी एनहेंस होगा. क्रिएशन होगा सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, जीआईएस मैप्स का, जो कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर परफॉर्मेंसेस. नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस स्कीम एक्चुअली इन्वॉल्व्स. तो मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी. आपकी जो भी मैपिंग होगी लैंड्स की, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ही होगा. कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट होगा. लेट्स नो व्हाट दिस कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम इज. तो ये एक नेटवर्क होगा रेफरेंस स्टेशन का, जो कि आपको वर्चुअल बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा, और इस बेस स्टेशन की हेल्प से आप लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेट नेटवर्क रियल टाइम काइनेमेटिक करेक्शंस को अटेन कर पाएंगे. सपोर्ट करेगा आपकी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को स्टैब्लिश करने में, हेल्प करेगा जियो रेफरेंसिंग जो होती है आपकी, उनका एक्यूरेट फॉर्मेशन करने में, ग्राउंड ट्रूथिंग और डिमार्केशन ऑफ लैंड्स. ये एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि यूज होता है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, एसेट मैनेजमेंट. आप सबने ये CORS सिस्टम डेली लाइफ में भी यूज किया होगा, स्पेशली जब ट्रेन वगैरह आपको देखना होता है कि कितना डिले है या ऑन टाइम है या नहीं. सो देयर ऑल्सो दिस CORS सिस्टम इज यूज्ड. सो इन दैट वे इट इज यूजफुल ऑल्सो. अवेयरनेस जनरेशन है इस स्कीम के थ्रू. रूरल पॉपुलेशन को बताया जाएगा कि एक्चुअली ये जो सर्वे मेथोडोलॉजी हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं. डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र. तो ये ग्राम मानचित्र एक तरह का एप्लीकेशन है. वी विल सी इन डिटेल व्हाट दिस एप्लीकेशन इज अबाउट. ग्राम मानचित्र मतलब गांव का नक्शा, मानचित्र मीन्स मैप, which will leverage digital spatial data maps created under drone survey for the creation of spatial analytical tools to support the preparation of GBTP. अभी तक क्या प्रोग्रेस रही है इस स्कीम की, स्पेशली अक्टूबर 2022 से. तो जो ड्रोन है हमारे, उन्होंने अब तक 1.87 लाख विलेजेस को कंप्लीट कर लिया है सर्वे ड्रोन फ्लाइंग के थ्रू अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग योर 31 स्टेट्स एंड यूटीज. प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है वो 91 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स के प्रिपेयर किए जा चुके हैं. तो ये अब तक की प्रोग्रेस है, काफी अच्छी प्रोग्रेस है अक्टूबर से दिसंबर. ओके, बिफोर मूविंग ऑन लेट्स सी ग्राम मानचित्र. तो ग्राम मानचित्र, एज वी हैव स्टडीड दैट इट इज अ काइंड ऑफ ऐप. तो ये ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आता है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. इट इज अ यूनिफाइड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ग्राम पंचायत. प्रोवाइड करेगा आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी भी पंचायत डेवलपमेंट प्लान में. हेल्प करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग, जो भी प्रोग्रेस हो रही है आपकी, जो भी हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके अंडर, वो सारी प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करने में भी ये ग्राम मानचित्र हेल्प करेगा. Okay, please go through this infographic which is mentioned towards Atmanirbhar Bharat through Swamitva property cards. Now we have to see identified broad areas of Swamitva scheme. तो ये काफी important है. Let's move on. तो एरिया देखते हैं. क्रिएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द आबादी एरिया विलेजेस. अभी का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, तो लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं इसमें आपका प्रॉपर्टी मैप आ जाता है, सेल डीड्स क्या है उस लैंड की, मेंटेन्ड अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स.
डिपार्टमेंट वर्क जो है वो सीलोज में, मतलब एक तरह से कह लीजिए छुपा हुआ है, ढका हुआ है, नॉट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। सीलोज की एक्चुअल मीनिंग होती है भूमिगत, मतलब समथिंग विच इज अंडर द लैंड, नॉट नोन टू एवरीबडी। इनएफिशिएंसीज हैं, डिलेज हैं। अब स्वामित्व आ जाएगी तो उससे क्या होगा, आपकी जो आबादी एरिया है विलेजेस में, उनको मैप किया जाएगा। मैप को जनरेट करने के बाद मैप आपका 1:500 की स्केल पर जनरेट होगा, और इन मैप्स के बेसिस पर आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर करके दिए जाएंगे जो भी ओनर्स होंगे। जो आबादी प्रॉपर्टी है, फाइनेंशियल एसेट फॉर लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स की, अभी उसका जो सिनेरियो है वो ये कि पीपल ओन लैंड एंड हाउसेस, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है ही नहीं उनके पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर उनको लोन लेने जाना है तो उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और ऐसे एब्सेंस की वजह से इट इज मेंशन्ड आल्सो दैट बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड लोन्स। स्वामित्व स्कीम आने के बाद हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा, इससे हम लोन लेने में फिजिबिलिटी होगी, और स्पेशल रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड जियो टैगिंग विल एनेबल द फ्रॉड ऑल्सो। कुछ लोग ये जो स्पेशली लैंड डिस्प्यूट चलते हैं, फ्रॉड की ही वजह से चलते हैं कि इतनी लैंड मेरी, इतनी लैंड तुम्हारी, तो ये सारे फ्रॉड्स भी नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन रूरल एरियाज, तो अभी तक हमारे पास प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन थी नहीं प्रॉपर एक्यूरेट वाली, जो कि हमें बता सके कि कितनी साइज या एरिया है, कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं किसी पर्सन को अलॉटेड। वी वर लैकिंग ऑल दिस, बट विद द हेल्प ऑफ स्वामित्व स्कीम डिजिटाइज्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पर प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन होगा, यूनिक नंबर उन्हें दिया जाएगा, जैसे कि हमारा आधार नंबर होता है वैसे ही लैंड का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक टैक्स असेसमेंट हो जाएगा कि अच्छा किसी की इतनी अगर जमीन है तो इनकी जमीन से कितना टैक्स लेना, वो ऑटोमेटिक होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का हेल्प लेंगे, और इसकी वजह से आपके जो ग्रीवेंसेस होंगे उनमें कमी आएगी और टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। Once the property register is digitized, system for digital tax collection, इसको भी आप अभी ये होगा, पहले तो आप टैक्स असेसमेंट को ऑटोमेटिक करोगे, और फिर एक बार ये सारी चीजें स्टैब्लिश हो गई तो आपका टैक्स कलेक्शन भी डिजिटली होने लगेगा। रूरल प्लानिंग में अभी क्या हालात है, स्पेशल एक्सपेंशन ऑफ मेनी ग्राम पंचायत नेसेसिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ अ लैंड यूज प्लान फॉर एन ऑर्डरली डेवलपमेंट, लेकिन कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क अभी तक प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग का है नहीं। लेकिन हमारे पास जब स्वामित्व स्कीम आ जाएगा तो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन एंड प्लान गाइडलाइन 2022। तो ये जो गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, ये हेल्प करेगा आपके मास्टर प्लान को बनाने में किसी भी गांव के लिए। स्वामित्व इस गाइडलाइन के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, ये इनेबल करेगा आपके स्पेशल बजटिंग को, अनलॉकिंग द लैंड यूज मेड अवेलेबल थ्रू ड्रोन सर्वेज एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। फॉर इंस्टेंस देखें तो इन्वेंट्री ऑफ हाउसेस बेस्ड ऑन देयर कंडीशंस, मतलब कुछ गांवों में अभी भी सेमी पक्का या कच्चा हाउसेज है, नॉट एवरी विलेज इज कवर्ड विद पक्का हाउसेज, और जैसा कि हमें पता है कि कच्चा हाउसेज दे आर मोर प्रोन टू डिजास्टर्स, तो उन सबको आइडेंटिफाई करेगा इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से, लैंड सर्वे से, और उनको बेहतर बनाएगा, रूरल प्लानिंग हमारी बेहतर होगी। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा ऑफ स्वामित्व बाय अदर एजेंसीज। और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो भी हमारे पास डेटा आएगा इस सर्वे के थ्रू, वो एजेंसीज के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो भी डेटा अवेलेबल है वो स्केच के फॉर्म में अवेलेबल है और डिस्प्यूटेड भी है। डेटा अंडर स्वामित्व इज ऑन नेशन स्पेशल रेफरेंस फ्रेम, हैविंग द सेम रेफरेंस फ्रेम विल मेक द डेटा सूटेबल। जैसा कि मैंने बताया कि हर स्टेट में अपना अलग अलग तरीका है लैंड को मेजर करने का, कोई कट्ठा में, कोई बीघा में, कोई किला में, तो एक यूनिफॉर्म लैंड मेजरमेंट होगा तो एक यूनिफॉर्म फ्रेम होगा, इंटीग्रेटेड सीमलेस होगा, वो तो हेल्पफुल होगा। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आपके मैपिंग ऑफ हेल्थ सेंटर्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ सूटेबल लोकेशन फॉर अ न्यू हेल्थ क्लिनिक,
एजुकेशन डिपार्टमेंट में बताएगा कि स्कूल या जो भी हमारे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों उनको कहाँ पर बनाया जाए। रोड डिपार्टमेंट, बहुत से ऐसे जगह में कनेक्टिविटी इश्यूज हैं तो वो रूट प्लानिंग वगैरह अच्छे से हो पाएगी। सैनिटेशन में आपकी काफी हेल्प होगी। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, क्योंकि हम देख ही रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमें हर जगह टॉयलेट बनवाना है, पर उनके सैनिटेशन का कोई प्लानिंग नहीं। तो थ्रू दिस स्कीम इट इज गोइंग टू हेल्प इन सैनिटेशन प्लानिंग एज वेल। ये जो कमिटी जिसने रिपोर्ट जारी किया, इनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स लुक इनटू दैट। सो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द डेटा। जो भी हम डेटा इस स्वामित्व स्कीम के थ्रू अटेन करेंगे, इस डेटा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ऐसा हमारी कमिटी ने रिकमेंड किया है। सिक्योरिटी ऑफ दिस डेटा एंड प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, और मेंटेन करें इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनरशिप ऑफ डेटा को स्टैब्लिश करें। कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स का प्रिपरेशन करें। वो स्केच या रजिस्टर वाला जो चीज चलता रहा है वो अब नहीं, हर चीज कंप्यूटर पर डिजिटल बेस पर हो। प्रॉपर्टी कार्ड्स जो होंगे स्वामित्व स्कीम के अंडर, उन प्रॉपर्टी कार्ड्स पर आपका एक क्यूआर कोड मेंशन होना चाहिए, वो जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा, ताकि आप किसी भी और एजेंसी में जाएं या जैसे बैंक में भी जाएं लोन वगैरह लेने, तो वो विद इन सेकेंड्स आपके उस काम को कर सकें, टाइम फिजिबल हो क्यूआर कोड की हेल्प से। तो क्यूआर कोड का होना बहुत जरूरी है आपके प्रॉपर्टी कार्ड्स पर। स्टेट को अपग्रेड करनी चाहिए अपनी टैक्स की जो सिस्टम है मैनेजमेंट, उसको अपग्रेड करें। देयर शुड बी सम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ताकि ये जो भी हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, इनका मेंटेनेंस वगैरह कर सकें और अपडेट करते रहें टाइम के हिसाब से और डेटा के हिसाब से। Data should be made available for industries to make use of geospatial data to develop applications on the ground in the near future. So this was all about your report of expert committee on Swamitva scheme. Any more suggestions or additions are most welcome. Thank you. Nicely explained, ma'am. So काफी important topic है यार. इनफैक्ट इसको लैंड रिफॉर्म 2.0 बोल सकते हो, बिकॉज अभी तक जो लैंड रिफॉर्म हम बात करते थे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो भी लाइक 1950s के अंदर हमने बात किया था। उसके बाद लैंड को लेके अगर कुछ शायद इतना रेवोल्यूशनरी कोई कॉन्सेप्ट आया तो प्रॉब्ली ये स्वामित्व स्कीम ही है। धीरे धीरे अभी स्वामित्व केवल रूरल के लिए है, ठीक है। जब ये अर्बन के लिए एक्सटेंड होगा तब हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर लैंड रिफॉर्म आएगा, बिकॉज अभी तक प्रॉपर्टी को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं जुडिशरी के अंदर, यू विल फाइंड कि मैक्सिमम केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनफैक्ट 4 करोड़ पेंडिंग केस है, अगर आप उसमें से ये केसेस निकालने जाओगे तो यू विल फाइंड कि अराउंड 30 to 40% केसेस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, और जिनकी पेंडेंसी एटलीस्ट 3 साल एवरेज होती है, ठीक है। यानी कोई केस प्रॉपर्टी का गया है तो 3 साल तक चलता है। और साथ ही साथ मतलब जैसे मैम ने बताया कि इवन दो प्रॉपर्टी आप ओन कर रहे हो, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत तरीके से फर्जी बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड बनाना एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, जो कि स्वामित्व के अंदर जो ये प्रॉपर्टी कार्ड आपको मिलेगा, बिकॉज इसमें क्यूआर कोड और वो सब चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक वे में मिलेगी, ठीक है। तो उससे एक यूनिक लैंड रिकॉर्ड डेवलप होगा। दूसरा, कई बार क्या करते थे, जैसे हिंदी में जैसे बोलते कि जमीन को गबन कर लेते थे, कि दूसरे की जो जमीन थी उसको भी अपने अंडर ले लिया, ठीक है। इस टाइप की बहुत सारी फ्रॉड या माल प्रैक्टिसेस होती थी। तो अब ये जो स्वामित्व स्कीम है, इसके अंदर एकदम जो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू आपका एक पूरा ज्योग्राफिकल मैप, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कि अर्थ के इस लैंड के हिस्से पे इतने इतने कोऑर्डिनेट्स आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उस तरीके से पूरी तरीके से मैप हो जाएगा। तो अभी तक जो बेनामी ट्रांजैक्शन हो रही थी प्रॉपर्टी को एक तरीके से जो ब्लैक मनी था उसको वाइट करने के लिए, वो सब इस चीज से रेडिकेट हो सकती है। वी कैन फॉलो द एंटायर चेन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी कितने हाथों में गई है, कौन कौन उसका ओनर था, वो सब चीज ट्रैक कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। डिटेल जो बताई वो सब थोड़ा सा ध्यान से और देख लेना इसमें। सो किसी को कोई और डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू भी था
2020 में था शायद। कुल्यवापा और द्रोणवापा क्या डिनोट करता है? तो कोई आंसर करना चाहेगा? लैंड मेजरमेंट। करेक्ट, मेजरमेंट ऑफ लैंड। गुप्ता पीरियड में यूज होता था ये। तो लैंड काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी लिस्ट के अंडर आता है? स्टेट, कॉन्करेंट? स्टेट लिस्ट। ट्रू, राइट। कूल है, नाइस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्रेडिट रेटिंग। तो सेबी ने अभी इशू किए हैं कुछ गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेटिंग स्केल यूज बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया की रेटिंग जो है मूडी ने बी ट्रिपल बी माइनस कर दी है। ठीक है, तो इस टाइप की रेटिंग्स न्यूज़पेपर में आप कई बार सुने हैं। तो ये सिंबल जो है ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी, ये डिफरेंट रेटिंग सिंबल्स है जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यूज करती है ताकि वो किसी भी कंपनी को, कंट्री को या किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि बॉन्ड्स की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, म्युनिसिपल बॉन्ड्स की, तो उन सबको रेट करते हैं ये सिंबल्स देके। ठीक है, तो ये आगे प्रीफिक्स लगता है, इसके साथ कुछ मॉडिफायर्स भी लगा सकती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, लाइक प्लस और माइनस। वो कंपैरेटिव स्टैंडिंग बताती है कि अगर बहुत सारे ट्रिपल बी हैं तो उनमें इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सो दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये दो बेसिकली इंडिकेटर्स यूज करते हैं, रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक। रेटिंग वॉच मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको क्या लग रहा है ये जो स्पेसिफिक कंपनी है या इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ जाएगा, अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं देगा या डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं रेटिंग वॉच। और रेटिंग आउटलुक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप वॉच देखते हो, आपको इंस्टेंट टाइम चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन आप किसी के बारे में आउटलुक बनाते हो तो वो एक मीडियम या लॉन्ग टर्म का एक पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है कि दोनों कौन सा कौन है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है या ये करते क्या है, तो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एक ओपिनियन है किसी भी एक पर्टिकुलर क्रेडिट एजेंसी। ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या इतनी एबिलिटी है कि वो अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल करने में कितना सक्षम है। ठीक है, एंड विद इन द एस्टैब्लिश्ड ड्यू डेट। ठीक है, ये कंपनी कितने पैसे में, कितने समय में जो पैसा है वो अपने इन्वेस्टर्स को देगी बनाकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट रेटिंग्स दी जा सकती है बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू बेसिकली फुलफिल देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसी जो पैरामीटर उसको गेज करती है। ठीक है, या मेजर करती है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का यूज कौन करते हैं, तो इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे कि आपको पता करना है कि मेरे को कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रैंकिंग देखोगे कि इसने किसको ज्यादा बेटर रेटिंग दी है। सिमिलरली इंटरमीडियरी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये सब लोग भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के डेटा को यूज करके फिर ही अपना जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का ये बनाते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लार्जली इवैल्यूएट करती है क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ डेटर। ठीक है, जिसने लोन लिया उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, और उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स के साथ उस चीज को लेती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रोमिनेंटली अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो तीन बिग थ्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे मूडीज हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच, ये तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और 80% रेटिंग का जो मार्केट, 85% रेटिंग का जो मार्केट है वो यही तीन कंपनीज ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, अब क्रेडिट रेटिंग के टाइप कितने होते हैं, तो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसमें आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा प्लस रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, सेफ इन द सेंस के कंपैरेटिवली सेफर है। ठीक है, एब्सोल्यूट सेफ तो कुछ भी नहीं होता एक्सेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी जो है वो एडिक्वेट है। देन है एक स्पेक्युलेटिव ग्रेड। ठीक है, स्पेक्युलेटिव ग्रेड मतलब रिस्क हायर है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे इकोनॉमी का बहुत ही फंडामेंटल रूल है कि जहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑल्दो स्पेक्युलेटिव ग्रेड का मतलब कि यहाँ पे रिस्क हायर है, लेकिन लोग अगर कोई लगाते हैं पैसा तो वो सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से लगाते हैं
कि अगर चल गया तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, जैसे अक्षय कुमार कहता है 1 का डबल, तो वैसा हो सकता है, बट वो 1 के डबल में कई बार 0 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट, इंडिया एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे मूडीज ने अभी इंडिया की जो रेटिंग है वो Baa3, ठीक है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड दे रखा है। तो इसीलिए इंडिया एक्चुअली चाहता है कि हमारे खुद के डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बने, क्योंकि अभी तक ये जो जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ये जनरली वेस्टर्न बेस्ड है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़ा एडवर्सली रेट करते हैं, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट इनके पास ना आए और डेवलप कंट्रीज वाली कंट्रीज के पास ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट, इश्यूज क्या है क्रेडिट रेटिंग और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनके साथ। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रोसाइक्लिसिटी, ठीक है। प्रोसाइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि इकोनॉमी जो है वो हमेशा बूम बस्ट की एक साइकिल में चलती है। एक समय पे वो बहुत अच्छी से ग्रो कर रही होगी, और एक समय ऐसा भी आएगा जब उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लगिश रहेगी, यानी ग्रोथ धीमा हो जाएगा या ग्रोथ नहीं भी हो रहा होगा। तो इसको हम बूम बस्ट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये पार्ट ऑफ द नेचर ही है कि ये होना लाजमी है, ठीक है। कोई अगर अच्छा टाइम देख रहा है तो उसको बुरा टाइम भी आता है, तो उसी तरीके से कंपनी के साथ भी होता है। एंड इस दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर कोई कंपनी बढ़ रही है तो उसको अच्छी रेटिंग दे देगा, यानी जो बढ़ रहा है उसको और बढ़ावा दे देगा। लेकिन अगर कोई कंपनी थोड़े बुरे वक्त से गुजर रही है तो उसको नेगेटिव रेटिंग देके उसकी परफॉर्मेंस और खराब कर देता है, यानी जो इन्वेस्टर्स थे अब ऐसी कंपनी की तरफ जाएंगे नहीं जो थोड़ा अपने वर्स्ट पीरियड में गुजर रही है, ठीक है, वर्स्ट पीरियड में गुजर रही है। तो इस तरीके से प्रोसाइक्लिसिटी को बढ़ाते हैं, है ना। यानी कायदे से तो इसको कंपनी को हेल्प करना चाहिए था इस रेटिंग, बट ये हेल्प नहीं कर रहा है कि जो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहा है उसको आप और बढ़ावा देके कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, लेकिन जो वर्स कर रहा है जिसको मदद की जरूरत है वो आप क्रेडिट के ऊपर उसके ऊपर टैग लगा के उसको और डाउन कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा साइकोलॉजिकल थोड़ा ज्यादा है कि खराब जो है उसको और खराब करवा देता है, और अच्छा जो है उसको तो जरूरत ही क्या है, लेकिन उसको और फॉरवर्ड पुश देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें देखने लायक है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है रेटिंग का। कई बार देखा गया है कि इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती ये रेटिंग्स, और उससे जो प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ रेटिंग ऑन पॉलिसी परस्यूड बाय बोरोइंग कंट्रीज। तो जो बोरोइंग कंट्रीज है जो पैसा ले रही है तो उनके लिए बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है। अगेन जैसे पहले बताया था कि जो ऑलरेडी बर्स्ट साइकिल या जो इकोनॉमिक थोड़ा सा स्लगिशनेस है, वो कंट्री अगर यहाँ पे उनको रेटिंग डाउनग्रेड मिलता है तो उनके लिए और नेगेटिव हो जाता है, उनके लिए बाहर से जो लोन उठाना वो महंगा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोरोइंग कंट्रीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है शॉर्ट टर्म कंसर्न्स ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, कि अगर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है जिससे कि डेवलपमेंट नीड्स ना हार्म हो उनकी। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या मेथोडोलॉजी यूज करती हैं, क्या प्रोसीजर यूज करती हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, इन सब के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ना कोई यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। उसके चलते इनका प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा शेडी रहता है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। तो देखो कोई मैकेनिज्म नहीं है। कई बार देखा गया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने बहुत कोई गलत मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर ली और उसकी वजह से एक गलत रेटिंग चलेगी किसी कंपनी को, और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और उसका शेयर मार्केट या जो मार्केट कैप था वो डाउन चला गया, ठीक है। बाद में पता लगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से कोई गलती हो गई थी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे क्या कोई अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का? तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसको भी लाने की जरूरत है। नेक्स्ट, गवर्नेंस इश्यू है, और सबसे बड़ा इश्यू जो मैंने पहले बताया था कि जो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वर्ल्ड की वो सारी की सारी यूएस हेडक्वार्टर है, ठीक है। जो हमने स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच और मूडीज देखी थे सारे यूएस बैक्ड है। तो इनका जो थोड़ा सा बायसनेस जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर्स है एंट्री का, बिकॉज कंपटीशन कम है। वो जो लार्ज 3 जो है वो ही पूरा का पूरा मार्केट डोमिनेट करके बैठे। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड पे आते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रेगुलेटरी जो स्क्रूटनी है उस चीज को और एनहांस करना है, ठीक है, ताकि उस पर फोकस लगाया जाए और रेटिंग प्रोसेस और उसके जो डिसीजंस है उनको
और ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट बना सके, ताकि कोई भी बैकग्राउंड में कोई क्लैश कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ना हो। ठीक है, तो एक ग्लोबल रेगुलेटर बना सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। ठीक है, जैसे इंडिया में आरबीआई जो है वो चेक करता है बैंक्स को, वैसे ही हम लोग एक रेगुलेटरी बॉडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको ग्लोबल लेवल पे बना सकते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम ग्लोबल होता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन क्रेडिट रेटिंग इन रेगुलेशन। तो देखा गया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है क्राइसिस को, और उससे पता लगा कि रेटिंग एजेंसीज को प्रॉपरली क्राइसिस जो है वो फोरकास्ट नहीं कर पाती। ठीक है, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्गर रिएक्ट करती हैं। ठीक है, जब क्राइसिस डीपर होता है, और कई बार वो थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे चला जाता है। जैसे कि हमने बात किया था कि अगर कोई कंपनी अपने वर्स्ट पीरियड में चल रही है तो वहां पे वो अपनी रेटिंग देखी उसे और खराब कर देती है। नेक्स्ट, तो इस चीज के ऊपर रेगुलेशन लगाने की जरूरत है कि किस पॉइंट पे उसे नहीं करना चाहिए, किस पॉइंट पे उसे करना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, एक यूनिफॉर्म मॉडल ला सकते हैं इनकी मेथोडोलॉजी में ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे। एलिमिनेशन ऑफ इशूअर्स पे मॉडल। ठीक है, तो इशूअर पे मॉडल जो था, आई थिंक ऊपर डिस्कस किया गया था ये वाली बात, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि अभी जो इन्वेस्टर था, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू अपनी कंपनी की जो रेटिंग करवा रहा था, वो उनको पैसे दे देता था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सपोज मेरी कंपनी है और मैं चाह रहा हूँ कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आके मुझे लेट्स से रेटिंग करे, तो मेरे को अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए, तो मैं उस कंपनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा या उस एजेंसी को एक्स्ट्रा पैसे देकर एक तरीके से अपने फेवर में रेटिंग करवा सकता था। इसको रेटिंग शॉपिंग भी बोलते हैं कई जगह। तो इस टाइप की माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, और ये कब नहीं होगी, जब हम इसको इश्यूअर पे मॉडल से इफ वी कैन शिफ्ट इट टू लाइक इन्वेस्टर पे मॉडल। ठीक है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पे करे। ठीक है, सो विद दैट वी कैन इंश्योर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेटिंग्स मिल रही हैं वो एकदम न्यूट्रल मिल रही है। ठीक है, तो विद दैट वी कम टू एन एंड विद रिगार्ड्स टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अभी तक जो पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया है फ्रेमवर्क, किस पर, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पर एक फ्रेमवर्क बनाया है और उसको अप्रूवल मिल गया है। बट बिफोर वी नो मोर अबाउट दिस न्यूज, लेट्स नो कि व्हाट एग्जैक्टली ग्रीन बॉन्ड्स आर। सॉवरेन का तो मतलब आई होप आप लोग फेमिलियर होंगे, हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता मतलब बाहरी हस्तक्षेप, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं हो जिसमें, दैट इज सॉवरेन। तो ग्रीन बॉन्ड्स में भी सॉवरेनिटी अब हमें देखने को मिलेगी। सो लेट्स प्रोसीड विद ग्रीन बॉन्ड्स। सभी जो डेफिनेशन देता है ग्रीन बॉन्ड्स की वो क्या है, 2017 में एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें कि डेफिनेशन दी गई ग्रीन डेट सिक्योरिटीज की। तो डेट सिक्योरिटी को हम ग्रीन कंसिडर करेंगे अगर फंड्स जो भी हमको मिल रहे हैं उसे हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे कि रिन्यूएबल, सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज अडेप्शन, एनर्जी एफिशिएंसी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए प्रोजेक्ट हो, उसमें अगर कोई फंड यूज हो रहा है देन दैट इज ग्रीन फंड। सो नाउ लेट्स नो अबाउट मोर ऑन न्यूज। तो यूनियन बजट 2022-2023 में ये अनाउंस किया गया कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को हमें इशू करना है, मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज को ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रीन प्रोजेक्ट्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया क्या है, गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि ये बॉन्ड इशू करे एंड इनकी वर्थ है ऑफ अराउंड 16,000 करोड़। इस करंट फिजिकल ईयर में जो वैल्यू है वो 16,000 करोड़ है, not that important. The released framework takes us close to the footsteps of India's commitments under पंचामृत। अब ये जो पंचामृत वाली चीज है ये काफी important है, क्योंकि जो COP26 ग्लासगो में हुई थी वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 की एजेंडाज या कहिए कमिटमेंट्स को बोला था। तो वो 5 कौन है, अगर कोई क्विक बताना चाहे देन दैट विल बी गुड इनफ, वरना बाद में देख लें प्लीज। कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, मैं बता देता हूँ।
So Yes, first sir. is India will increase its non-fossil fuel energy capacity to 500 gigawatt by 2030. ठीक है, सारे टारगेट ऑलमोस्ट इसमें 2030 ही है. नेक्स्ट है सेकंड, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी by 2030 again. Next, third है India will reduce total carbon emission by 1 billion ton. ठीक है, from the current date to 2030 तब तक हमें 1 बिलियन टन कम कर देना है. फोर्थ है इंडिया विल रिड्यूस कार्बन emission intensity by 45% again by 2030. एंड लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है इसमें कि वी विल अचीव नेट जीरो बाय ईयर 2070. ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए 2070 है, बाकी सारे टारगेट्स 2030 है. सो ये थे 5. कंटिन्यू. Very correct, sir. So yes, they have discussed this COP26 at Glasgow. अभी COP27 भी हुआ था. कहाँ पर हुआ था? Anybody would like to tell? Okay, it's Egypt, Yep. Sharm el Sheikh. Yes, sir. Okay, so let's know more about sovereign green bonds. तो ग्रीन बॉन्ड एक तरह का डेट सिक्योरिटी होता है जिसको कि फंडिंग या रीफंडिंग के लिए बनाया जाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो क्लाइमेट या इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो. ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है ग्रीन बॉन्ड या जो हमारे ऑर्डिनरी बॉन्ड्स होते हैं उनमें? तो जो ग्रीन बॉन्ड्स में हमारे फंड रेज होंगे वो एनवायरमेंट रिलेटेड, एनवायरमेंट फ्रेंडली बॉन्ड्स होंगे, इसलिए उनको ग्रीन बॉन्ड्स का नाम दिया गया है, जैसे कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा. When these bonds carry guarantees related to the repayment of principal and payment of interest by the sovereign or the government, उनको sovereign green bonds कहते हैं. मतलब कि ये जो हमारा सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी आया, इशू किया गया, इसका जब हम रीपेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो और जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी. सॉवरेन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो उसे हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कह देते हैं. Before moving on to the key features of this framework, which recently got approval from Ministry of Finance, let's see the story so far about green bonds. तो 2007 से इसकी कहानी शुरू होती है. 2007 में सबसे पहले क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड इशू किया गया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा. $807 मिलियन उसकी वर्थ थी. उस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी प्रीलिम्स में आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है क्योंकि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक इमर्जिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग द स्टोरी सो फार. 2008 में फिर वर्ल्ड बैंक पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन बना जिसने ग्रीन बॉन्ड को इशू किया. देन वी मूव्ड ऑन टू 2015. 2015 में इंडिया में जो हमारा यस बैंक है उसने इशू किया फर्स्ट एवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और उसकी वर्थ थी $160 मिलियन, जो आपके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे इन सभी पैसों का. 2016 में एक्सिस बैंक ने फिर लॉन्च किया इंडिया का पहला इंटरनेशनली लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था. पोलैंड इशू किया था पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. तो जिस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको सबसे पहले रिलीज करने वाली कंट्री पोलैंड है. 2017 में सेबी ने इशू की गाइडलाइंस उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो ग्रीन बॉन्ड को कंसिस्ट करेंगे कि ये जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज होंगे. तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है जो कि सेबी ने 2017 में लॉन्च किया. और जुलाई में जो हमारी लार्सन एंड ट्यूब्रो काफी नामी कंपनी है, उन्होंने इशू किया पहला सेबी अप्रूव्ड ग्रीन बॉन्ड्स को. और रिसेंट जो है वो 2021 एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशुएंस हुआ. इंडियन कंपनीज रीचेस $8 बिलियन. तो देखिए 160 मिलियन से हम स्टार्ट किए थे और आज हम $8 बिलियन पर पहुंच गए हैं. 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनके क्या प्लान्स हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस को लेकर, और इसकी कीमत ऑफ अराउंड $2 बिलियन है. सो दिस वाज द स्टोरी सो फार. अब ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये काम कहाँ पर करेंगे, किन किन सेक्टर्स में? तो आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में, वाटर कंजर्वेशन में, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेस्ट एंड पोल्यूशन कंट्रोल में, बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में. तो ऑल इन ऑल देखें ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड हैं. अब ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये काम कैसे करेंगे? तो ग्रीन बॉन्ड्स को हम यूज कैसे करते हैं? एक तरह के फंड होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में जो यूज होंगे. लोअर इंटरेस्ट रेट होगा उनका, जो
हम यूजुअली इंटरेस्ट रेट देखते हैं वो 12 से 15% होता है, पर इन बॉन्ड्स पर वो काफी मिनिमल इंटरेस्ट रेट होगा. They were introduced to encourage कंपनीज टू इन्वेस्ट मोर इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स. जैसा कि हम जानते ही हैं कि कंपनी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे क्लाइमेट पर बहुत असर डाल रहा है. तो हम एनकरेज करेंगे कंपनीज को कि वो इन्वेस्टमेंट करे ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हों, जो हमारे एनवायरमेंट को या क्लाइमेट को इफेक्ट ना करें. So this was all about green bonds. Now let's see the framework के क्या की फीचर्स रहे हैं. तो इस फ्रेमवर्क में ग्रीन प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके. तो प्रिंसिपल सबसे पहला ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको रिड्यूस करना है, उनके एमिशंस को, क्लाइमेट रेजिलिएंट का प्रमोशन करना है और हम अडॉप्ट करें क्लाइमेट रेजिलिएंट को, और इम्प्रूव करना है हमें नेचुरल सिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को, जो भी हमारे एसडीजी प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए. एलिजिबल प्रोजेक्ट्स विल यूज द रेज्ड प्रोसीड्स फ्रॉम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर कैपिटलाइजेशन और रिकैपिटलाइजेशन. तो अभी कौन से एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि हम ग्रीन बॉन्ड देंगे और कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें ग्रीन बॉन्ड्स की सूची से बाहर रखा गया है. तो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स देखते हैं. तो एज आई टोल्ड इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट में जितने भी हैं वो सारे ही एलिजिबल हैं, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स, एक्वेटिक biodiversity conservation. So all these are your eligible projects. Now let's see the projects which are not included in this green bond category, जिन्हें नहीं मिलेगा ये बॉन्ड. तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एग्जिस्टिंग हैं या नए तरीके से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट्स एंड अपग्रेड्स. अभी जिनमें अपग्रेडेशन या इम्प्रूवमेंट की कमी है जिन प्रोजेक्ट्स में, उन्हें ये ग्रीन बॉन्ड नहीं दिया जाएगा. न्यूक्लियर पावर जनरेशन जहां होता है उनको भी नहीं मिलेगा. डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन. इंसिनरेशन मतलब जब आप अपने वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं बाय बर्निंग द वेस्ट, दैट इज इंसिनरेशन. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी ग्रीन बॉन्ड इशू नहीं होगा. अल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज को भी नहीं मिलेगा. रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बायोमास यूजिंग फीड स्टॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज. लैंडफिल प्रोजेक्ट्स आपके जो होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट जिनकी की मेगा जो पावर है वो 25 मेगावाट से ज्यादा है, 25 मेगावाट से कम है, तो ग्रीन बॉन्ड्स के लिए वो एलिजिबल होंगे. ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमिटी जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सपोर्ट करेगी प्रोजेक्ट को इवेलुएट और सिलेक्ट करने में कि किसको इंक्लूड करें हम इस कैटेगरी में और किसको ना करें. ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमिटी का वो काम रहेगा. Proceeds of sovereign green bond will be deposited to Consolidated Fund of India. So let's question. Consolidated Fund of India comes under which article? 266. Yes, sir, correct. And then funds from the CFI will be made available for eligible green projects. अब ये सारे जो भी हमारा ग्रीन बॉन्ड का पैसा है इसको हमने जमा किया CFI में और फिर इस CFI से हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स में देते रहेंगे. पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल इन सभी प्रोसीड्स का ट्रैक करेगा. और ये जो फ्रेमवर्क है इसमें 4 कंपोनेंट्स आए हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के द्वारा. जो वो 4 कंपोनेंट्स हैं उसको देख लेते हैं. यूज ऑफ प्रोसीड्स, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स और चौथा है आपका रिपोर्टिंग. तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स हैं. तो इन्हीं पर ये आपका फ्रेमवर्क कंप्लाई किया गया है. अब इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको इशू करने की जरूरत आ गई. तो ये हमारे जो भी हमारे क्लाइमेट प्लेजेस कमिटमेंट्स हैं उन सबको मीट करेगा. तो इंडिया हैज मेड कमिटमेंट्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट टू फुलफिल इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. जैसा कि अभी सर ने बताया भी, वो 5 की पॉइंट्स जो हैं एक्शन प्लान जो हमारे पीएम ने ऑफर किया था COP26 में. तो इंडिया वुड रिक्वायर एटलीस्ट $2.5 ट्रिलियन
और ये जो 2.5 ट्रिलियन डॉलर वाला रेट है, ये हम 2014-15 के टाइम वाला प्राइस देख रहे हैं। तो जितनी भी कमिटमेंट्स हैं जो हमें 2030 तक कंप्लीट करनी है, मीट करनी है, उसके लिए हमें 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। और इस ये जो रिपोर्ट है IFSCA एक्सपर्ट कमिटी की, इसमें इंडिया को क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ऑफ अराउंड 10 ट्रिलियन डॉलर, ताकि हम नेट जीरो टारगेट जो कि हमको 2070 तक अचीव करना है वो कर सके। उसके लिए हमें 10 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। नेट जीरो, ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। एनीबडी वुड लाइक टू आंसर व्हाट नेट जीरो इज? हम कार्बन Net एमिट zero कर रहे हैं, उतना ही कार्बन हम सिक्वेस्टर भी कर रहे हैं। Correct. Yes, sir. Sure. So this way you're just balancing how much you have emitted by making carbon sinkholes. You are absorbing also. So this way it becomes balanced and it becomes zero. So SDRB can help India tap this finance. तो ये जो हमने अभी देखा 10 ट्रिलियन और 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का, ये SDRB हेल्प करेगा इसको मीट करने में। लोअर रिस्क होगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा है नोएडा का वो जो ट्विन टावर्स था उसको डिमोलिश कर दिया गया, या जो भी कोस्टल एरियाज में बिल्डिंग्स बनती हैं, जो जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होते हैं और उनको वो ग्रीन सिग्नल्स नहीं मिलते एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो इट ऑल हैपेंस बिकॉज उनको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाला ये जो सर्टिफिकेशन होता है वो मिलता नहीं। तो अब अगर उन्हें मिलेगा तो उनके ये जो रिस्क हैं ये कम हो जाएंगे। That is not going to depend on the performance of the eligible projects. So this will make sure that investors will not bear the project related risk. Leverage greenium, greenium काफी important keyword है यहाँ पर। तो greenium मतलब green premium, जिसमें कि प्राइसिंग बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे और वो प्राइसिंग बेनिफिट्स बेस्ड होंगे इन्वेस्टर्स दोज हु आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा इन एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट। तो ये जो एस्टिमेट्स हैं, ग्रीनियम एक इमर्जिंग मार्केट है, इसमें ऑफ अबाउट 49 बेसिस पॉइंट फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स मिलेगा। 49 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.49%। आपका एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01%, 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%। तो 49 बेसिस पॉइंट इस तरह से हुआ 0.49%। काफी ट्रिवियल सी डिटेल बट पता होनी चाहिए। और क्या होगा इसका एडवांटेज? पब्लिक, होल्ड ऑन, क्रिएट पब्लिक गुड्स। तो प्रोसीड्स फ्रॉम द इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स यूज होंगे आपके क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्रोजेक्ट्स में, यूजली जिसमें कि हम डिफिकल्ट फाइंड करते हैं प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करने में। तो वो वाली प्रॉब्लम भी दूर होगी, अट्रैक्ट करेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अभी क्लाइमेट एक्शन प्लान्स चल रहे हैं हमारे ऑल ओवर द ग्लोब। तो अगर कहीं पर ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होंगे तो बट ऑब्वियस इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने वाला है। बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स को क्या मिलेंगे इससे अगर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो इन्वेस्टिंग इन ग्रीन बॉन्ड्स कैन बी सीन एज एन एक्टिव डिसीजन बाय इन्वेस्टर्स टू डू देयर बिट एंड एलोकेट कैपिटल इन अ वे दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने में। Green bonds they tend to exhibit lower volatility than conventional bonds, making them a more attractive proposition for many investors. As I told कि जो interest rate होगा इन bonds पर वो काफी कम होगा general जो interest rate होता है उससे। When a company issues green bonds, it is also making a statement that it is at the forefront of transition, and investors work on the basis that such companies should carry less risk going forward, as we have seen in the above point. अब क्या चैलेंजेस रहेंगे इस ग्रीन बॉन्ड को लेकर स्पेशली इंडिया में? तो लो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है। क्रेडिट रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी मैगजीन में पिछले सेशन में संजय सर ने इसको कवर किया था। अगर आप लोग ने इसको अटेंड किया था वेल एंड गुड, नहीं किया था तो प्लीज गो थ्रू दैट। If the government wants to go global to raise funds, India needs to improve its credit rating, as all bonds issued globally are closely linked to the credit rating. अगर हमारी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग कम हुई तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर क्यों इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स में? इसलिए हमारी कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ब्रॉड एम्बिट है इसका, काफी ज्यादा एम्बिट मतलब आपकी बाउंड्री जो है इस प्रोजेक्ट को काफी ब्रॉड है। तो गवर्नमेंट इज लाइकली टू कंसिडर नॉन ग्रीन, जैसे कि हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो ये सब नहीं, हमको बहुत मिनिमल रखना है इसको। डोमिनेंट नॉन ग्रीन एजेंडा कैन डिरेल द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अनटैप्ड पोटेंशियल है, इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है इमर्जिंग मार्केट्स में से चाइना के बाद। तो देख सकते हैं कि हमारे पास कितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड मार्केट है। इट्स ग्रीन बॉन्ड मार्केट इज रफली लेस देन अ टेंथ ऑफ दैट्स ऑफ चाइना। चैलेंजेस इन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब अगर ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं अभी उनकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट जितना एस्टिमेट किया है वो बढ़ जा रहा है, दैट इज ओवर रनिंग एंड इट इज ऑल्सो अपसेटिंग द बजट मैथ, और इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एक बार ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ग्रीन वॉशिंग मतलब कि मैनिपुलेटिंग, झूठ बताना कि ये जो हमने प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें हमने ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज किया है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एक्चुअली में नहीं होते हैं। यू आर मिसलीडिंग एंड मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा ग्रीन बॉन्ड मार्केट में। लोअर यील्ड है, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इट इज बिलीव्ड एंड sovereign green bond will have a lower yield, in which case there is no reason for banks holding I hope you all know what G-Secs are, in excess of their statutory liquidity ratio mandate to opt for a lower yield bond. कूपन रेट का डिसीजन लेने में काफी चैलेंज आएगा। तो कूपन रेट जो होते हैं ग्रीन बॉन्ड के वो इजी डिटर्मिनेंट्स नहीं होते हैं। There are constant debates on whether to price them higher or lower than regular bonds with equal arguments on both sides. तो ये कुछ challenges हैं। Before moving on to the way forwards, I need to cover some more points. Just give me a minute. हाँ, ये जब हम स्टोरी सो फार देख रहे थे तो इसमें 2 पॉइंट मैंने मिस कर दिया था कि इंडिया ने अभी तक $6.11 बिलियन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया हुआ है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इशू है जब से 2015 से हमने पहली बार इशू किया था, उसके बाद से अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला इशूअर बना है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अब तो बहुत सारे म्युनिसिपल बॉडीज हैं, जैसे कि आपकी आगरा हो गई, कानपुर हो गई, ये लोग भी ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स कर रहे हैं। लेट्स सी कि वे फॉरवर्ड्स क्या हैं। तो आप एम्फेसाइज करें ट्रांसपेरेंसी पर। तो ग्लोबल बेस्ट practices on green bond issuance emphasizes transparency, accuracy and integrity of information on the usage of proceeds. आपको बताना पड़ेगा कि आपकी अभी तक क्या प्रोसीड्स रहे, कितना इन्वेस्टमेंट रहा है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ इस चीज से। तो वो तभी होगा जब मॉनिटरिंग होगी, और वो है नहीं। तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी ले आए, स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग हो। ऐसा नहीं कि इशू तो कर दिया हमने बॉन्ड, फिर हमने देखा ही नहीं कि क्या उसके बाद क्या हुआ उन पैसों का, और जिस चीज के लिए यूज किया। जैसे कि मैंने अभी बताया, एसटीपी को अपग्रेड करने के लिए 150 करोड़ इकट्ठे किए गए, बट एक्चुअल में एसटीपी की हालत अभी आकर देखें तो कोई अपग्रेडेशन हुई नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। रोबस्ट ग्रीन मार्केट जो होगा उसमें हमें कॉमन स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम मेन स्ट्रीम कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टर से कनेक्ट कर पाए। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है हमें। टैक्स इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन इज वन सच टूल जिसे कि हम ग्लोबल लेवल पर यूज करते हैं। सब्सक्राइबर्स जो हैं SGRBS के, उनको प्रोवाइड करना चाहिए डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जैसे कि टैक्स एग्जम्पशन या इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्शंस। अवेयरनेस जनरेट करें, ये काफी कॉमन सा वे फॉरवर्ड जो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर करता है। क्लाइमेट बजट टैगिंग होनी चाहिए। ये एक तरह का टूल होगा जो मॉनिटर और ट्रैक करेगा आपके क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को। नेशनल बजट सिस्टम, जैसा कि हमने बात ही किया था कि CFI में सारा पैसा जाता है, तो वो नेशनल बजट सिस्टम को भी ट्रैक करेगा। Most sovereign issuers went through a budget tagging exercise to determine exactly which expenditures were suitable for inclusion as a green expenditure. So with this, I come to an end with sovereign green bonds topic.
any one of you having any suggestions or questions, then you are most welcome. Thank you. Cool है, nicely explained. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर. 3.5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज गवर्नमेंट इससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी रन कर रही है. जैसा कि आपको पता होगा पीएम गति शक्ति, वो समवट इसी टॉपिक के अराउंड ही रिलेटेड है. ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना. तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने पहला एक जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलायंस को दे दिया है. ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री. सो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है? ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट तो आप जानते ही हो, जिसमें हम मल्टीपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, लाइक रोड, रेल, एयरवेज, वाटरवेज एक्सेट्रा. ठीक है, अब लॉजिस्टिक पार्क और आपने इसमें ऐड कर दिया है, यानी इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरमोडल फ्रेट हैंडलिंग एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ पे आपको वेयर हाउसेज, डेडिकेटेड कोल्ड चेन या फिर स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी, फ्रेट या कंटेनर टर्मिनल मिलेंगे, बल्क कार्गो टर्मिनल्स मिलेंगे. ठीक है, तो इस टाइप से पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी आपको हैंडलिंग सर्विसेज चाहिए वो सब आपको एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में एक लार्ज स्केल पे मिल जाएगी. ठीक है, सो अभी ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, दिस वाज अवॉर्डेड टू द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसमें गवर्नमेंट ने ये चीज बोला था कि हम लोग जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसको पीपीपी मॉडल के थ्रू बनवाएंगे. ठीक है, तो पीपीपी मॉडल बनवाने का आइडिया तो आप सभी को पता है कि पीपीपी हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्टीज आ जाती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज, प्लस प्राइवेट फंडिंग भी आ जाती है. सामने मतलब सारा जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट को एक एक टाइम पे मोबिलाइज नहीं करना पड़ता. ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे बीओटी है, हैम है, ईपीसी है, ये सब आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा. ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू हम पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर बनाएंगे. ठीक है, पहले ये जो प्रोग्राम था ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे देखने वाला था अंडर अ प्रोग्राम कॉल्ड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी प्रोग्राम, लीप नाम था इसका. ठीक है, आप अगर थोड़ा 1-2 साल पहले से करंट अफेयर्स फॉलो करो तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा. ठीक है, अभी ये जो प्रोग्राम है गति शक्ति के अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया है, अब गति शक्ति इस चीज को देख रहा है. ठीक है, तो अब ये फ्रेमवर्क क्या है इफेक्टिव MMLP बनाने का, यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क. तो पहला, एक तो लार्ज स्केल फ्रेट. ठीक है, जैसा आपने कभी भी अमेजोन से कोई ऑर्डर लिया होगा तो आपने जरूर, अगर उसकी ट्रैक करते हो उस ऑर्डर को, तो यूल फाइंड कि सबसे पहले अमेजोन का जो पिकअप पर्सन होता है, वो जो सेलर होता है उससे वो सामान उठाता है, वहां से उस सामान को पिकअप करके अपने जो है एक लोकल एरिया का जो हब है वहां पर ला के रख देता है. देन वहां से वो दिल्ली के जो सेंटर है उसमें आता है, मतलब जो भी आपका जो प्लेस है वहाँ का जो भी इम्पोर्टेंट टाउन है वो उस हब में आता है, और फिर वो आपके घर पे आता है. ठीक है, तो यही एक लॉजिस्टिक की चेन है. तो यहाँ पे बस आइडिया ये है कि हम इस चीज को एक लार्ज स्केल पे कर दें ताकि जो लॉजिस्टिक मूवमेंट है वो चीपर हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाए. ऑटोमेटिकली अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो चीपर हो जाएगा, और वो चीपर हो जाएगा तो दैट प्रोडक्ट्स बिकम कॉम्पिटिटिव नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, तो वो एक एडवांटेज रहेगा. सो लार्ज स्केल करेगा फ्रेट मूवमेंट को. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक पार्क समझ ही रहे होगे कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करके दे रहे हैं जहाँ पे आप सर्विसेज यूज कर सकते हो, जैसे कि वेयर हाउसिंग. ठीक है, स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस, कार्गो हैंडलिंग. ठीक है, कोई सामान लेट्स से रोड से आया, अब उसे वाटरवे के थ्रू ले जाना है तो उस कार्गो की हैंडलिंग. तो इस टाइप की सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह मिल जाएंगी. नेक्स्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रहेगा, रोड, रेल, वाटरवे एक्सेट्रा, इसमें सब इन्वॉल्व होगा. नेक्स्ट, इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऐड हो जाएंगी. जैसे लेट्स से कोई कार्गो आया था, उसको थोड़ा सा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है कि उसकी पैकेजिंग जो है और बेहतर करनी है, या उस पर कोई लेबलिंग करनी है, तो इस टाइप की चीजें हो जाएगी. और लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यानी उसमें हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जो पूरी सप्लाई चेन है उसको और रोबस्ट
या और एफिशिएंट बना देंगे, ठीक है। अब करंटली इंडिया जो है प्लान कर रहा है 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अक्रॉस इंडिया। तो ये जो 35 लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने का जो आइडिया है, ये बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस चीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे अक्रॉस द कंट्री। अब इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, इसका नाम है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है NHAI का, ठीक है। NHAI तो आप जानते होंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है। यानी एक ऐसी कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और इसको इम्प्लीमेंट जैसे हमने बताया था PPP के थ्रू होगा, और उसमें फिर डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। जैसे एक मॉडल यहाँ पे बताया गया है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, DBFOT मोड, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा इनिशिएटिव हब एंड स्पोक मॉडल पे वर्क करेगा, ठीक है। तो हब एंड स्पोक जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अमेजोन का आपका ऑर्डर आता है तो किस तरीके से आपके पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं कि लेट्स से सपोज कोई सामान है, वो मुंबई के सबर्ब से आया है और वो मुंबई के लॉजिस्टिक पार्क पे आ गया। फिर कोई इंटरनेशनल कार्गो है, वो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है उससे आया है, ठीक है, वाटरवे के थ्रू, एंड देन फिर रेलवे के थ्रू आया और मुंबई के लॉजिस्टिक पार्क पे पहुंच गया। अब इससे आगे, ठीक है, जो फ्रेट का मूवमेंट है, फ्रेट मतलब जो कार्गो है उसका मूवमेंट, तो सपोज यहाँ से लेट्स से A पर्सन का आया सामान, यहाँ से B पर्सन का आया, ठीक है। अभी पहले क्या कर रहा था, A पर्सन जो था वो सारा का सारा सामान दिल्ली डायरेक्टली भेज रहा था एक अलग ट्रक से, B एक अलग ट्रक से भेज रहा था छोटे छोटे, तो इनका पैसा भी ज्यादा लग रहा था और जो प्रोडक्ट जो जा रहा था वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जा रहा था बिकॉज ऑफ इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि A और B का जो सामान है वो दोनों का कंबाइन होकर एक ही ट्रक से चला जाएगा या एक ही ट्रेन से चला जाएगा, ठीक है। यानी अब कॉस्ट जो है वो शेयर होगी, तो ऑटोमेटिकली जो मूवमेंट है फ्रेट का वो चीपर हो गया, ठीक है। और फिर दिल्ली के लॉजिस्टिक पार्क से आगे वो अपनी डेस्टिनेशन पे अकॉर्डिंगली पहुंच सकता है। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस पे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि रिड्यूस हो जाएगा लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप एक डेटा भी कोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में अभी करंटली जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% ऑफ GDP है, ठीक है। यानी काफी हायर है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसको हम एटलीस्ट 10% से नीचे लाने की कोशिश करेंगे और इसके थ्रू ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिडक्शन होगा, क्योंकि अभी करंटली कंपनीज को क्या करना पड़ता है, वेयर हाउसेस बनाने पड़ते हैं, और वो वेयर हाउसेस जनरली वो मार्केट के पास बनाती है, यानी सिटीज के अंदर बनाती है। सिटीज के अंदर वेयर हाउस बनाने की जो कॉस्ट है वो भी हायर होती है, इसके चलते ऑटोमेटिकली उनके प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉजिस्टिक पार्क के अंदर अपना सामान जो है उसको स्टोर कर रहे हो या वो वेयर हाउस को यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आपको चीपर रेट्स के ऊपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि ये जनरली सिटी के जो लिमिट्स है उसके बाहर मिलेंगे आपको ये लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। और प्लस इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑटोमेटिकली जो जगह है वो चीपर हो जाएगी। नेक्स्ट, इन्वेंट्री प्लानिंग, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि आपके पास कितना सामान है, कई बार कंपनीज, जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो उसमें एक शार्क था, आई थिंक अश्नीर गोरोवर, तो बार बार ये सवाल पूछता था लॉजिस्टिक कैसे मेंटेन कर रहे हो। तो लॉजिस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है एक बिजनेस का, ठीक है। कि आप लेट्स से दिवाली के टाइम में आपको पता है आपके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर आएंगे, लेकिन क्या आपके पास इतनी इन्वेंट्री है कि आप उतने सब ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपका बिजनेस सही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस लॉजिस्टिक पार्क में आपको टेक्नोलॉजी का भी इनकॉर्पोरेशन होगा, जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना सामान पड़ा है, कितना और में जगह है मेरे पास सामान भरने की, ठीक है, ताकि आप ऐसी कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाती है या हायर डिमांड आ जाती है तो आप उसको केटर कर सकते हो। नेक्स्ट, अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी, अगेन द सेम पॉइंट, क्या आप यहाँ पे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स, जिस AI का इस्तेमाल कर सकते हो टू प्रिडिक्ट द डिमांड, ठीक है। जैसे हमने बोला कि
दिवाली के टाइम आपको पता है कि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, तो एआई के इस्तेमाल से हम देख सकते हैं कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डे वाइज भी हमारी इन्वेंट्री को इंश्योर कर सकते हैं या उसको कंप्लीट रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ होगा एसेट्स का। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ए भी एक ट्रक से मूव कर रहा है, बी भी ट्रक से मूव कर रहा है, तो दोनों अलग अलग ट्रक से मूव कर रहे हैं, तो उनका जो कॉस्ट है वो हायर जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही या तो बड़े ट्रक से या फिर किसी रेल से, जो भी सबसे ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा या ऑप्टिमम वे होगा टू ट्रांसपोर्ट दैट प्रोडक्ट इन अ चीपर वे, उसको इस्तेमाल करा जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो एसेट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, जिसके चलते प्रोडक्ट्स की कॉस्ट चीपर और उनका ट्रांसपोर्ट ज्यादा एफिशिएंट और तेजी से होगा, ठीक है। एक टर्म या कीवर्ड इसमें देख सकते हो, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। जनरली ये शिपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, बट आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो कि आपका सामान डिलीवर करके वापस आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। इसको टर्न अराउंड टाइम बोल देते हैं, तो ये भी कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, पॉल्यूशन रिडक्शन होगा, क्योंकि अगर आप अभी करंटली इंडिया के अंदर जो ज्यादातर ट्रांसपोर्ट है वो रोड से जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट भी आएगा, वहाँ पे डेटा भी है इसके लिए। तो अभी बस इतना याद रखो, रोड से ज्यादा होता है और रोड में जनरली पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स है वो थोड़ा सा अभी एट दिस पॉइंट ज़्यादा पोल्यूटिंग है। लेकिन अगर हम वाटरवे और रेल का इस्तेमाल करेंगे तो वो पोल्यूशन को भी कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट है, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी, इससे एमएसएमईज को भी ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं चैलेंजेस क्या है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताया था कि 60% हमारा जो फ्रेट है वो रोड से जाता है, ठीक है। इसका कारण एक ये भी रहता है कि हमारे पास जो वाटरवे है वो उतना डेवलप नहीं है। जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हम देखते हैं कि एडवर्स प्राइसिंग रहता है, जैसे हमने कई बार ये पॉइंट डिस्कस किया है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो जनरली जो ट्रेन है या रेलवेज है वो क्या करता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, उसका प्राइस नहीं बढ़ाता, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स होने लगेगा। तो वो क्या करता है, वो जो बर्डन था वो शिफ्ट कर देता है कार्गो पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे पैसेंजर जाते नहीं या बिजनेस हैं तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे उनको, ठीक है। तो इसको क्रॉस सब्सिडाइजेशन बोलते हैं, जिसके चलते जो कार्गो है उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग जाता है। एंड इवन देन तब भी जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो चीपर है 45% पर टन पर किलोमीटर एज कम्पेयर टू द रोड। फिर भी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हम रेल? बिकॉज जो रैक्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू या जो बोगीज होती हैं उनकी जो बुकिंग प्रैक्टिसेस है वो काफी अभी प्रिमिटिव है, ठीक है। उस चीज को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि सफिशिएंट ट्रैक मिल पाए ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए आपको मल्टीपल एजेंसी से परमिशन लेना पड़ेगा, मल्टीपल मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट्स के अंदर ही बनेंगे। तो ये बहुत सारे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड एक बहुत मेजर इशू रहता है। लैंड एक्वायर करना ही सबसे एक मेजर टास्क रहता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करने में। नेक्स्ट, अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी हमारे पास वेयर हाउसिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत प्रिमिटिव है और बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज है, इसको और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इसके अंदर, जो कि एक कॉमन पॉइंट रहता है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्टिविटी इंप्रूव करो, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाना चाह रहे हो तो रोड्स का रेलवे से, रेलवेज का पोर्ट से और वाइस वर्सा, इन सबका आपस में कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो आप पहले ही एक फ्रेमवर्क बना के दे दो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए, जिसके थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर वो इजीली आ सके इसमें, या इंसेंटिवाइज हो, या एक तरह से ल्योर करें उन्हें कि आप यहाँ पे आइए, आपको भी इससे कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस रख सकते हो। वी कैन आइडेंटिफाई लोकेशंस ऑफ पार्क जहाँ पे वो एस्टेब्लिश होने, और उसके अकॉर्डिंगली हम लैंड को पूल करें, ठीक है, ताकि जब कोई कंपनी आगे आए ऐसा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तब हमारे पास सफिशिएंट लैंड हो उनको हैंड ओवर करने के लिए, ठीक है। लास्टली, अडॉप्टिंग डिजिटल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे कि एआई या बिग डेटा, ये सब हम एक फ्रेमवर्क उसके ऊपर भी तैयार करें ताकि उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। ओके, सो नो वन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट। तो पहला टॉपिक देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, बहुत ही फेमस आई थिंक कमेटी है। एवरी नाउ एंड देन आप न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ते ही रहते हो। तो अभी ये इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज आरबीआई इज गोइंग टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट दैट व्हाई इट फेल्ड टू कीप द इन्फ्लेशन बिलो 6%। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2022 जो इन्फ्लेशन रहा है हमारा वो 6% से ऊपर रहा है, जो कि इसके मैंडेटेड लिमिट से ऊपर था। ठीक है, तो ये तो आप सब जानते ही हो कि आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो काम है वो करना होता है। ठीक है, तो कोई बताएगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर फिजिकल पॉलिसी है? एनीवन? मॉनेटरी पॉलिसी है ना। करेक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। फिजिकल जो है वो गवर्नमेंट देखती है, मॉनेटरी हमारा आरबीआई देखता है। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसे हमें एक लिमिट में रखना है। ठीक है, वी डोंट वांट जीरो इन्फ्लेशन। जीरो इन्फ्लेशन भी डेंजरस है और बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन भी बहुत डेंजरस है। ठीक है, सो वी वांट अ डिसेंट या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, और उसी उसी टारगेट को रखने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं बाय आरबीआई उसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। ठीक है, सो लिमिट जो है जैसा कि आप जानते हो 4 ± 2% है। ठीक है, यानी मैक्स 6% एंड द लोवेस्ट इज 2%। ठीक है, तो आरबीआई ने बेसिकली एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था विद द गवर्नमेंट विद द नेम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन 2050। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी बनती है, ये सेक्शन 45ZA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंदर बेसिकली ये चीज मैंडेटेड है कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके डिटरमाइन करेगा कि सीपीआई का जो लिमिट है वो हर 5 साल में कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी 2015 के अंदर जब ये एग्रीमेंट हुआ था तब ये 4% ±2% रखा गया था। ठीक है, सो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट एमपीसी जो है ये बता दिया मैंने कि आरबीआई एक्ट 1934 का जो एक्ट है उसके अंदर ये बना है। 6 मेंबर कमेटी है जिसमें गवर्नर जो होते हैं वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और एमपीसी को हर साल एटलीस्ट 4 बार मिलना होता है, क्योंकि हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो वहां पे ये मिलकर डिसाइड करते हैं क्या मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है वो रहेंगे, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म करने का जो रिकमेंडेशन है ये कौन सी कमेटी ने दिया था? एनीवन? रंगराज कमेटी। नहीं, दिस वाज उर्जित पटेल कमेटी। करेक्ट, उर्जित पटेल कमेटी था। ये थोड़े से बेसिक फैक्ट्स हैं जो अपने को इसमें पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इश्यूज विद ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस। तो अभी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है पीएम को जो एडवाइस करती है इकोनॉमिक मैटर्स पे, तो उसने एक पेपर निकाला है जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि पिछले कुछ समय में इंडिया का जो रैंकिंग है ऑन डिफरेंट इंडिसेस वो काफी खराब जा रहा है, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम हो गया। तो इस टाइप के इंडिसेस पे हमारा जो है रैंकिंग गिरता जा रहा है, जो कि हमें एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये जो पेपर है इसमें ये चीज बोला गया था कि ये जो इंडिसेस हैं ये कैसे हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया था। पहला उन्होंने ये चीज बोला था कि वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, उनमें जो इनपुट इस्तेमाल होता है, वर्ल्ड बैंक जो इनपुट इस्तेमाल करता है वो इन्हीं इंडेक्सेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया या डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी इंडेक्स हैं, तो उनको एज ए इनपुट इस्तेमाल करता है वर्ल्ड बैंक ये वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर निकालने के लिए। और फिर ये वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर आगे एक और इनपुट की तरह काम करते हैं। ये जो सॉवरन रेटिंग होती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, तो ये वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर है इनको एज ए इनपुट इस्तेमाल करती है। ठीक है,
तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले वो इंडेक्सेस, फिर वर्ल्ड बैंक का अपना जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर है वो, और फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो इनका इनपुट को इस्तेमाल करती है। तो इफेक्टिवली हाँ, उनमें खराब रेटिंग हमारे जो सॉवरन रेटिंग है उसको भी इफेक्ट करती है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इंडेक्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा कि अभी हमने ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा कि लोग को उतना ज़्यादा यील्ड नहीं मिल रहा है ग्रीन बॉन्ड्स में, फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि ये एनवायरमेंट को नेगेटिवली नहीं इम्पैक्ट करे। ठीक है, तो इस टाइप से ये एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इंडिकेटर आगे जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, सो कुछ रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट या पेपर था उसमें 3 इंडेक्सेस को प्राइमरली हाईलाइट किया गया था। पहला था फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स, फिर है वीडम इंडेक्सेस और ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो अब इश्यूज क्या थे इनके साथ? ठीक है, तो ऐसा पाया गया कि ये जो इंडेक्सेस थे इसके अंदर जो ओपिनियन फॉर्म किया गया, मतलब जो एक्सपर्ट यूज किए गए यहाँ पे, तो वो बहुत अननोन से एक्सपर्ट थे। ठीक है, और बहुत ही माइनॉरिटी का ओपिनियन था ये। ठीक है, तो ये बेसिकली बोला गया था कि इस चीज को रेक्टिफाई करना। क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे गए थे सर्वेस के अंदर वो बहुत सब्जेक्टिव थे, जिसका ऑब्जेक्टिवली आंसर नहीं दिया जा सकता था, तो ऑटोमेटिकली उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते थे। नेक्स्ट जो कंक्लूजन क्वेश्चंस हैं, बट उन्हें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको नहीं पूछा गया, बट कुछ रैंडमली सेलेक्टेड क्वेश्चंस को उन्होंने इस्तेमाल किया अपना सर्वे कंडक्ट करने में। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इश्यूज थे। ठीक है, आप भी ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर सकते हो क्या क्या इश्यूज रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये इंडेक्सेस देख लेना क्योंकि ये रिपोर्ट में गिवन थे। फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स, ठीक है, ये फ्रीडम हाउस नाम का एक एनजीओ निकालता है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। तो ये इंडिया की रैंकिंग दी थी पार्शियली फ्री कैटेगरी। वीडैम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये स्वीडन का एक जो यूनिवर्सिटी है वो निकालता है। यहाँ पे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला था। ठीक है, तो ऑल्दो ये आर्टिकल जो है ये हम लोग इकोनॉमी पार्ट में पढ़ रहे हैं, बट इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एक पॉलिटिकल वर्ड है। तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या होता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? कूल। तो देखो ऑटोक्रेसी मतलब कि जहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल है। ठीक है, कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से चीज़ों को चला रही है। और इलेक्टोरल उसमें शब्द जोड़ना मतलब कि हमने चुन के एक ऐसी सरकार बना दी है जो मतलब लोगों की बात नहीं सुन रही, उल्टा लोगों को उनकी बात सुननी पड़ रही है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स है। ये ईआईयू एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको निकालती है। ठीक है, इसने फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला इंडिया को। ठीक है, तो ये थोड़े से हमारे जो डेमोक्रेसी के जो क्रेडेंशियल्स है उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप नीति आयोग जानते हो, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो उसी लाइंस के ऊपर हम स्टेट्स के एस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी महाराष्ट्र ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसका नाम है मित्रा, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज स्टेट की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक है, इवन मोर प्रॉब्लमैटिक देन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको पैसा यूज कैसे करना है उसका ही नॉलेज नहीं है या उसका समझ नहीं है तो आप जो इंटेंडेड टारगेट है उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीकनेस है सर्विस डिलीवरी के अंदर वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करती है पुअर को। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं वो तो मैनेज कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है और उनको हम वो सर्विसेज नहीं पहुंचा पा रहे तो पुअर्स को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, फर्दर दिस विल हेल्प बिल्ड स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, और उससे जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब आप पहले प्लान कर लोगे, अगर किसी चीज को प्लान करके करो तो ऑटोमेटिकली उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अब नीति आयोग के इनिशिएटिव जो रहे थे बिल्ड करने को स्टेट कैपेसिटी, तो यहाँ पे कुछ आप ये कोट कर सकते हो। प्रोग्राम्स कुछ चलाए थे नीति आयोग ने, जैसे कि डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंसेस एंड coordination vertical was formed for maintaining state-wise database. Lastly, state support mission, एक मल्टीडिसिप्लिनरी इकोसिस्टम था जहाँ पे कैटलाइज किया गया था डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव थे जो नीति आयोग ने लॉन्च किए थे। इतना डेप्थ में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को ध्यान दे सकते हो कि क्यों बनाया गया और उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, कि नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल पे भी बनाए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। ठीक है, तो ये कोई खास इनिशिएटिव नहीं था, बस इतना याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड था। जो अर्बन मोबिलिटी है उसका एक्सपीरियंस हम कैसे इम्प्रूव करें तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में इनिशिएटिव था। ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, इनके साथ। तो इतना था इसमें जाने लायक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मार्ग पोर्टल। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने एक पोर्टल सेटअप किया है जहाँ पे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया ताकि उनकी मेंटरिंग की जा सके। ठीक है, या उनको हैंड होल्डिंग सर्विसेज दी जा सके। तो मार्ग का फुल फॉर्म ही यही है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, बेसिकली स्टार्टअप्स का हैंड होल्ड करो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, फिर चाहे वो भले ही उनका डिफरेंट फंक्शन हो, कोई डिफरेंट ज्योग्राफी हो, डिफरेंट बैकग्राउंड हो, सभी को इसमें हेल्प किया जाएगा। ठीक है, और इसमें मेंटर मेंटी एंगेजमेंट को भी इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, कि आपको मेंटर जो है उससे कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट मिल रही है। ठीक है, तो एक कस्टमाइजेबल मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ठीक है, कभी भी स्टार्टअप के ऊपर आंसर आए तो आप बहुत सारी स्कीम्स कोट कर सकते हो, उसके साथ ये मार्ग पोर्टल का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दिस वाज माय पार्ट। नेक्स्ट मांगी मैम आपको करना था, राइट? 3.66 करेंगे। So next topic is framework to check fake reviews on e-commerce platform. Not that important. All you need to know that this framework comes under Department of Consumer Affairs, as the topic is saying that it is going to review the fake reviews जो आते हैं आपके e-commerce platforms पर, उसे ये चेक करेगा। और ये जो हमारा फ्रेमवर्क बना है इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बनाया है इसी फेक और डिसेप्टिव रिव्यूज को कर्ब करने के लिए। की हाइलाइट्स ये हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेगा उन रिव्यूज के लिए जो कि हमारे फेक रिव्यूज आ रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगा कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कंज्यूमर्स के लिए। So this was all about this. Next topic is Draft Standards National Action Plan 2022. This is quite important, so we have to see this one in depth. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस ड्राफ्ट को रिलीज किया है, स्नैप ड्राफ्ट, मतलब आपका स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान। इसमें होगा क्या, आपके सेट ऑफ एक्शंस इस ड्राफ्ट में मेंशन किए गए हैं जो कि बताएगा कि क्या मैंडेट होना चाहिए एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी का, और क्या स्टैंडर्ड डिलीवरी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की या क्वालिटी की जो कि मार्केट में हमें नीड होती है। तो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन इम्प्लाई करता है प्रोडक्ट या सर्विस बाय इट्स डिजाइन एंड प्रोटोकॉल्स मीट सर्टेन क्वालिटीज। की फीचर्स क्या हैं इस ड्राफ्ट के, तो सबसे पहले स्पेसिफिकली फोकस किया गया है कि आप अपडेट करें और डेवलप करें ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो कि इंडिया के कमिटमेंट हैं हमारे SDG 2030 को लेकर पेरिस अग्रीमेंट में, उन्हें मीट कर सके। तो इस तरह के स्टैंडर्ड को हमें डेवलप या अपडेट करना है। प्रपोजल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी सच एज सेमीकंडक्टर्स, IT सर्विसेज, ICT जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, इन सबको ले आए। और ये आई भी हैं जैसे कि आपकी मेटावर्स है, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स है, एंड दीज ऑल कम अंडर योर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और क्या की सब्जेक्ट एरियाज रहे हैं जो कि BIS ने इंक्लूड किया है, उसमें आपका एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब
इसमें आता है जो कि स्टैंडर्ड एक सेट करेगा ग्लोबल लेवल पर। नीड क्या है इस स्टैंडर्डाइजेशन की? फैसिलिटेट करेगा फ्री मूवमेंट ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस योर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। प्रमोट करेगा ट्रस्ट, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो जैसा कि हम जानते हैं अभी हमारा डिजिटल एरा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उस तरह का बिल्ड करना ट्रस्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसलिए हमें इस स्टैंडर्ड को मेंटेन और अपग्रेड करने की जरूरत है। कैसे इंश्योर करेंगे आप? इंटरऑपरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसी चीजों को फॉलो करेंगे। Assist in building market confidence and integrating of global supply chains of domestic products। BIS के बारे में जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। तो ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, फंक्शन करती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल है सभी तरह के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, स्पेशली जो आपके स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन होती है गुड्स पर, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है विद दिस एक्ट, BIS एक्ट 2016। क्या डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, ये इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रीलिम्स में आया भी हुआ है। तो सबसे पहले ISI काफी वेल नोन और फेमस सर्टिफिकेशन है ये। इसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं ISI का, और ये मैंडेटरी होता है उन प्रोडक्ट्स पर, स्पेशली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, और इसको भी सर्टिफाई आपका BIS करता है। एगमार्क, ये फूड जो होता है आपका, फूड प्रोडक्ट्स मेनली, उसमें मुझे तो स्पाइसेस जो होते हैं उनके बॉक्सेस पर एगमार्क देखने को मिलता है, तो इस तरह से याद है। तो इट अप्लाइज टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इशूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, एंड दिस एगमार्क कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। FPO मार्क भी एक होता है, ये उन सभी प्रोसेस्ड फ्रूट और जो फ्रूट के हेल्प से जैसे जैम या फ्रूट बेवरेजेस वगैरह बनते हैं पैकेज्ड, उन पर ये FPO मार्क आता है। और ये जो मार्क इशू होता है दैट इज इशूड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस्ड फूड पर ये FPO मार्क यूज होगा। BIS हॉलमार्क भी एक आपका सर्टिफिकेशन होता है। ये वाला सर्टिफिकेशन स्पेशली आपके प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं, ज्वेलरी वगैरह, उस पर देखने को मिलता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, जो कि सर्टिफाई करता है आपकी प्योरिटी को उस मेटल के, वेरीफाई करेगा आपके ज्वेलरी जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए उन्हें मीट कर रहा है या नहीं। जैसे कि इट इज वेल नोन कि 24 कैरेट गोल्ड है, देन इट इज प्योर गोल्ड विच इज सेट बाय BIS ओनली। तो अगर उस गोल्ड पर आपके हॉलमार्क है, मतलब आपका सोना 24 कैरेट का है। नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल मार्क भी होता है, दिस इज मैंडेटरी सर्टिफिकेशन मार्क, जो कि रिक्वायर होता है आपके सभी मोटर व्हीकल्स जितने भी इंडिया में सेल किए जाते हैं। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ये नया है, मार्क फॉर ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इशू करते हैं टेस्टिंग सेंटर्स accredited by Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, and all this comes under your Ministry of Commerce and Industry. This is quite important because this is quite different ministry, as we have been seeing the Food and Agriculture Ministry so far, but here we see Ministry of Commerce and Industry, so keep that in mind. So with this we are moving on to the next topic, that is Goods Trade Barometer. बैरोमीटर आई थिंक हम लोग पढ़ते आए हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, एनीबडी वुड लाइक टू टेल व्हाट बैरोमीटर एग्जैक्टली इज? ये प्रेशर नापता है। करेक्ट। तो जो WTO है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इनका एक इंडिकेटर है जो कि हिंट कर रहा है स्लोइंग ऑफ ट्रेड ग्रोथ इन द रेस्ट ऑफ 2022 एंड इनटू 2023। तो WTO का गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स जो है, ये कॉम्पोजिट लीडिंग इंडिकेटर है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। यही बताता है कि जो हमारा वर्ल्ड लेवल ट्रेड है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है आपके मर्केंडाइज ट्रेड ट्रैजेक्टरी पर, और बेसलाइन वैल्यू इसकी जो होती है वो 100 होती है। अगर आपकी जो वैल्यू है बेसलाइन की 100 से ज्यादा है तो मतलब आपकी ट्रेड अच्छी हो रही है, और if it is low then your trade is not that good, it is below 10 growth
अभी जो करंट गुड ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स है दैट इज समवॉट अराउंड 96.2, सो एज वी कैन सी दैट इट इज लेस देन 100, so it is below trend growth. That is why it has slowed down. Next is India's first national center of excellence for green port and shipping. तो इसको देखते हैं, ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, ये डेवलप करेगा आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रोड मैप ग्रीन शिपिंग के लिए हमें यूज करना है, ताकि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को टैकल कर सकें, और सर्कुलर इकोनॉमी जो चल रही है शिपिंग सेक्टर में उसको भी हमें एड्रेस करना है। ग्रीन शिपिंग क्या होता है, ये तब जब लोग या चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं शिप्स के थ्रू मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज या एनर्जी का यूज करते हुए, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स जनरेटेड बाय द शिप। मेन सोर्स ऑफ CO2 एमिशन जो शिप ऑपरेशन में होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स, मेन इंजन, ऑक्सिलरी इंजन, नॉट दैट इम्पोर्टेंट टेक्निकल है, सो यू जस्ट हैव टू हैव वेरी मिनिमल नॉलेज अबाउट इट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इस शिपिंग और ग्रीन पोर्ट वाला जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग ने लॉन्च किया है, दैट वी हैव टू सी। तो इट इज गोइंग टू एम्पावर आवर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन योर पोर्ट, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इंजीनियरिंग सेक्टर। इनेबल करेगा आपके फास्ट ट्रैक इनोवेशंस को, स्पेशली इन सभी सेक्टर्स में। क्रिएट करेगा पूल ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर टू द इंडस्ट्री। अचीव करेगा सेल्फ सफिशिएंसी, हमें बाहर से किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, this will also act as a technological arm of Ministry of Port, Sea and Water and will be working under the framework of the Sagarmala program. Sagarmala program काफी important है, so let's discuss a bit about Sagarmala program. आप में से कोई बताना चाहेगा what it is? Security and growth for all in the region. Indian Ocean. Sir, that is Sagar initiative. सॉरी ये पोर्ट्स वाला है, जो कोस्टल पोर्ट्स है ना हमारे पेनिनसुलर इंडिया के, उनको डेवलप करने के लिए। यस सर, करेक्ट। तो यूएन शिपिंग एजेंसी जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO जिसे हम कहते हैं, इनका एम है कि ये रिड्यूस करेगा ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, स्पेशली जो हमारे शिप्स से होते हैं, आधा करना है इनको 50%। 2008 से चला आ रहा है एंड 2050 तक हमें ये अचीव करना है टारगेट IMO के तहत। तो इंडियन इनिशिएटिव्स क्या रहे अभी तक ग्रीन शिपिंग को लेकर? मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट बनाया इन्होंने 2030 तक के लिए। तो ये एक 10 साल का ब्लूप्रिंट है कि इंडिया का क्या विजन है सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर में और ये कैसे काम करने वाला है। एक ड्राफ्ट भी बनाया है जिसका नाम है ग्रीन पोर्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स सी कि ये जो मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030 तक बनाया है इन्होंने अचीव करने का, उसमें क्या चीजें हैं। तो इंक्रीज करना है हमें शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट मेजर पोर्ट्स टू अराउंड 60% बाय 2030। अडॉप्ट करें मल्टी क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल्स। जितना भी हमारा पोर्ट इकोसिस्टम में जो भी हमारे व्हीकल्स यूज हो रहे हैं उसमें मल्टी क्लीन फ्यूल हो। ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ डीजल लोकोमोटिव, जितने भी डीजल रिलेटेड लोकोमोटिव्स हैं उन्हें हमें रिप्लेस करना है ग्रीन फ्यूल को यूज करते हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022। दिस इज टू लेवरेज ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। So it is going to look how automation in our agri-food system can contribute to achieving sustainable development goals. Benefits क्या है इस agriculture automation के? Increase करेगा आपके labor productivity को और उनकी profitability को, especially in your agriculture sector. Working conditions improve होंगी क्योंकि income generate होगी आपकी अच्छी खासी। Generate new entrepreneurship opportunities rural areas के लिए। फूड लॉसेस जो अभी तक होते रहे हों उन्हें रिड्यूस करेगा और इम्प्रूव करेगा आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी को। चैलेंजेस क्या होंगे? इनएक्सेसिबिलिटी है इस ऑटोमेशन का,
तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और ये अफेक्ट करेगा आपके स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं, स्पेशली हमारे यूथ और वुमेन। सर्टेन टेक्नोलॉजीज लाइक लार्ज मोटराइज्ड मशीनरी, इनका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन पर, क्योंकि हम मोनोकल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे मोनोकल्चर मतलब एक लैंड पर एक ही तरह की क्रॉप बार बार आप फर्टाइल प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज मोनोकल्चर। और सॉइल इरोजन भी, इट कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट वेयर रूरल लेबर इज अबंडेंट एंड वेजेस आर लो। एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन आपकी डिस्पैरिटीज को वाइड करने वाला है ये, अगर हम अडॉप्ट करने वाले हैं ऑटोमेशन between and within countries, with adoption being particularly limited in most of your sub-Saharan Africa. Recommendation क्या है इन challenges को address करने के लिए? तो labor abundant context में आपको policy makers को सब्सिडाइजिंग ऑटोमेशन को अवॉइड करने की जरूरत है और उसकी जगह हमें फोकस करना चाहिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स अडॉप्शन, कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि इसका अडॉप्शन बेहतर तरीके से हो सके। सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, इससे हमें लीस्ट स्किल्ड वर्कर्स को भी हम बेनिफिट करने वाले हैं अगर हम सोशल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखेंगे। हु आर मोर लाइकली टू लूज देयर जॉब्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। So this was all about this topic. Next is your scheme for procurement of aggregate power launched. तो पावर से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, आपकी जो एग्रीगेट पावर होगी ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 4500 मेगावाट, 5 सालों के लिए हमें इसे प्रोक्योर करना है अंडर शक्ति। शक्ति स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। शक्ति स्कीम को लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड कोल टू स्ट्रेस्ड पावर यूनिट्स, वो पावर यूनिट जहां पर कोल की कमी हो गई है तो वहां हमें कोयला देना है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली न्यूज में भी देखा था कि कोल की कमी आ गई थी और इलेक्ट्रिकल पावर कट्स हो रहे थे, तो डिमांड्स बढ़ गई थी कोल की, और फिर जो कोल जनरेशन स्टेट्स हैं उन्होंने मना कर दिया। तो ये सब नहीं करना है, जहां पर कमी हमें वहां पर प्रोवाइड करना है कोल। सो दिस वाज व्हाई योर शक्ति स्कीम वाज लॉन्च्ड। स्कीम हेल्प करेगा आपके स्टेट्स को जो भी फेसिंग पावर शॉर्टेज, एंड ऑल्सो हेल्प जनरेशन प्लान्स टू इंक्रीज देयर कैपेसिटीज। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर ये कंसल्टिंग लिमिटेड है, ये नोडल एजेंसी होगी इस शक्ति स्कीम की। आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सेक्शन, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड of economy part. So any more suggestions or questions are most welcomed. Thank you. Cool है। तो इसी के साथ हम लोग का इकोनॉमी एंड होता है।